हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी स्पेशल की क्लास 2 लेने वाले हैं, जिसका टॉपिक होने वाला है मॉरल डेवलपमेंट। देखो, आज तक आपने चाहे सीटेट के टाइम पढ़ा हो या फिर केवीएस के टाइम पे या फिर पिछली बार DSSS के टाइम पढ़ा हो, आपने पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट पढ़ी होगी, बट ऊपर ऊपर से पढ़ी होगी, या फिर जिसने पढ़ाई होगी ऊपर ऊपर से पढ़ाई होगी। दूसरा, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट। दिक्कत क्या आती है कि यार ये पढ़ तो ली मॉरल डेवलपमेंट पियाजे की और कोलबर्ग की, पर उसके सवाल नहीं हो रहे हैं, है ना। तो आज हम पूरी डीप, प्योरली फोकस टू डी प्लस बी पीआरटी पेडागोजी, उसको हम सॉल्व करने, उसको हम सीखने वाले हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यकीन मानिए, जितनी भी 1 घंटे क्लास या फिर 1.5 घंटे क्लास होने वाली है, ये पूरी फ्रूटफुल होने वाली है। इसमें 1-1.5 घंटे क्लास में 2-3 घंटे की क्लास कंटेंट छुपा होने वाला है। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा। आपने क्लास 1 देख ली होगी, जो की थी कौन सी, कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाली। ठीक है, अगर नहीं देखी तो उसको देख लो। और शायद क्वेश्चन अब हो रहे होंगे, है ना। अगर आपको पेडागोजी स्पेशल बैच ज्वाइन करना है तो उसका जो इंफॉर्मेशन है, उसकी जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उधर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आज ये क्लास 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। लो जी, एक बार नीचे आ जाऊंगा। ठीक है भाई, लो यहाँ पे आ गया। देख लीजिए, DSSS पेडागोजी स्पेशल, है ना, क्लास 1 कॉल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो इसको जरूर देखिएगा, इससे बहुत फायदा मिलने वाला है और क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज हम पहले एक थ्योरी करेंगे, 2 थ्योरी करेंगे। एक मॉरल डेवलपमेंट जो पियाजे ने दी थी, और दूसरी जो कोलबर्ग ने दी थी। ठीक है, अब देखो, कोलबर्ग कर तो देते हैं, पर जो PYQ है वो हो नहीं पाते हैं। लाइक यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं, लाइक इनवेरिएंट सीक्वेंस, स्ट्रक्चर्ड होल्स, हिरार्की इंटीग्रेशन, क्वालिटेटिव डिफरेंसेस। ठीक है, और हिरार्की इंटीग्रेशन। तो ये बहुत सारे PYQ हैं जो हमारे सामने आते हैं और हम कोलबर्ग करने के बाद भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, है ना। तो आज हम ये सीखने वाले हैं और चिंता मत करिए, इतनी फ्रूटफुल क्लास होने वाली है, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मॉरल डेवलपमेंट है, खासकर ये कोलबर्ग वाली और पियाजे वाली, ये एज सच बिल्कुल इन डिटेल ना NIS में मेंशन है। NIS में मेंशन है तो ऊपर ऊपर से मेंशन है। ठीक है, ना इग्नू में मेंशन है, इग्नू में मेंशन है तो ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, बहुत सारे सोर्सेज NIS, इग्नू और जो नेट पे जो इंटरनेट पे चीजें हैं, और 2-3 किताब और वहां से सारा एक कंपाइल कर लिया है। तो अगर मैं आपके सामने 2-3 PDF लाता तो वो बहुत ही, क्या बोलते हैं, आपके लिए बिखरा बिखरा हो जाता है ना। बट अब मैं आपके लिए एक एक जगह पे चीजें लिख लाया हूं, है ना, और नोट्स भी हो जाएंगे प्रॉपर। पर रिकमेंडेशन ये रहेगी भाई, प्लीज अपने नोट्स खुद बनाना। ठीक है, खुद बनाने से क्या होता है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि मैंने कौन सी चीज कहाँ लिखी है ना, और प्लस अपनी राइटिंग में समझ भी जाता है। ठीक, क्लियर है बात। चलो, जैसे कि आपको पता है, हम मॉरल डेवलपमेंट करने वाले हैं। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट क्या, रुको 2 सेकंड देना। मॉरल डेवलपमेंट, है ना। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट पढ़ने की ना 3 अप्रोच होती है। मॉरल डेवलपमेंट पढ़ने की 3 अप्रोच होती है। कौन कौन सी? पहली, साइको एनालिटिक अप्रोच। किसने दी थी? सिगमंड फ्रूड ने। ठीक है, दूसरी, लर्निंग थ्योरी अप्रोच। कौन सी? एक बार मैं साइड में, ये सेम नोट्स साइड में खोल रखे हैं मैंने। ठीक है, दूसरी होती है लर्निंग थ्योरी अप्रोच, और तीसरी कॉग्निटिव वाली अप्रोच, है ना, कॉग्निटिव। 2 सेकंड यार, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच, यहाँ पे ना कुछ आ गया। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच, क्लियर है बात। पहली जो ये है साइको एनालिटिक अप्रोच, ये सिगमंड फ्रूड ने दी थी। ठीक है, सिगमंड फ्रूड ने। देखो, ये अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो 2 है ना अप्रोच, ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि मेन इनमें से इंपॉर्टेंट सबसे तीसरी वाली अप्रोच है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच, जिसमें कि क्या बोलते हैं, पियाजे की और कोहलबर्ग की आती है। ठीक है, और जो सेकंड बताई मैंने, लर्निंग थ्योरी अप्रोच, ये बंडूरा ने, किसने? बंडूरा। ये लिखना मत, ये सारा मैंने लिखा हुआ है, बस समझा रहा हूं आपको। ठीक है, इन्होंने दी थी। और जो तीसरी है ये वाली कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच, ये एक तो पियाजे ने, कोहलबर्ग ने दी, और जैसल साहब भी थे इसमें। ठीक है, जैसल साहब। पर ये दिख रहा है क्या? 2 सेकंड दिख रहा है क्या?
अब दिख रहा होगा, ठीक है। जैसल साहब भी थे इसमें, तो इन्होंने दी। तो यही सेम चीज मैंने ये लिखी हुई है, साइकोएनालिटिकल अप्रोच प्रूव ने दी, लर्निंग थ्योरी अप्रोच 2 बंडू राइसनेक और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच इन्होंने। अब देखो, अब दिमाग में सवाल आता है कि सर ये मोरल डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज मोरल, ये मोरल चीज है क्या, और ये आते कहां से है। देखो, मोरल होती है नैतिकता, किसी भी चीज के को देखते हुए उसको सही या गलत में फर्क करना, ठीक है। मतलब कि अगर मैं कहीं बाहर घूमने गया, बाहर घूम के आया, खेल के आया, और उसके बाद मेरे हाथ भी गंदे हुए, और मैं सीधा से बाहर आते, मेरे हाथ बहुत गंदे, सीधा बाहर से आके घर में रोटी खाने बैठ गया। अब आप खुद बताओ सारे, इस चीज को क्या बोलोगे, सही बोलोगे गलत बोलोगे, गलत बोलोगे, ठीक है। पर ये सही गलत सिखाया किसने आपको कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। अच्छा, दूसरा केस, अगर आप स्टार्टिंग से, बचपन से लेके अभी तक किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करते, ना आपका कोई दोस्त होता, ना आपका कोई फैमिली मेंबर होता, ना आप सोसाइटी से मतलब कभी बाहर निकलते, जैसे घर के बाहर, मतलब कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप एक पूरे क्लोज रूम में रह रहे होते बचपन से लेके अभी तक, ठीक है। फिर आप मेरे को देखते कि मैं बाहर गया, खेल के आया, गंदे हाथ करके आया और सीधा खाने पे आके बैठ गया, तब आप क्या बता पाओगे कि ये सही है गलत है? नहीं बता पाओगे। आप में से कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये सही है कि गलत है। क्यों? क्योंकि जो ये सही और गलत जो आपके दिमाग में डाला गया है ना, मतलब जहां से आपने सीखा है, वो है सोसाइटी, वो है आपका एनवायरमेंट, ठीक है। वहीं से आप चीजें सीखते हो कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। क्लियर है बात? ठीक है। तो आपने देखा पहले केस में कैसे मैं वही जो बाहर से खेल के आया और खाना खाने बैठ गया, वो चीज गलत थी, और दूसरे केस में आपके पास कोई मतलब ना आप सही बोल रहे हो ना आप गलत बोल रहे हो, और अगर आप गलत नहीं बोल रहे तो वो चीज सही है। समझ रहे हो? तो ये ही बताना चाह रहा हूं कि जो मोरल है, मोरल मतलब नैतिकता, हर चीज को सही या गलत नापने का जो हमारा डिसीजन होता है, वो आता कहां से है? वो आता है सोसाइटी से, आपके एनवायरमेंट से, आपकी फैमिली से, आपकी सोसाइटी में जो रूल्स है वहां से आता है। समझे? एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल वही वाला जो आप बचपन से पैदा हुए एक ही कमरे में, ठीक है। आपने किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, ना आप किसी के साथ खेलते हो, ना घुलते हो, ना मिलते हो, ना सोसाइटी में जाते हो, ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ, एक, रुको 2 सेकंड। अब क्या होगा कि जब आप सोसाइटी में निकलोगे ना बाहर, तब आप सही और गलत नहीं पहचान पाओगे, आप सही और गलत में कोई डिफरेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे बताने का यही मतलब है कि जो नैतिकता है, जो मोरल है, वो तभी आती है जब आप एक्टिवली अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तभी आपके अंदर नैतिकता आती है, तभी आपके अंदर सही और गलत की समझ पैदा होती है। तो ये होती है मॉरल डेवलपमेंट। क्या होती है? मॉरल डेवलपमेंट। बात हुई क्लियर? मॉरल डेवलपमेंट क्या होती है, मॉरल क्या होता है, मॉरल शब्द का मतलब क्या होता है, हुई बात क्लियर? यही सेम चीज लिखी हुई है। Moral development refers to the process through which children develop the standard of right and wrong within their society based on, किसके ऊपर बेस्ड? सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, उसकी सोसाइटी, उसकी कल्चर, जो उसकी सोसाइटी और कल्चर में क्या है, रूल्स है, उनके बेस पर। बात हुई क्लियर? ठीक है, 100% बात क्लियर। अब आ जाओ नीचे। अब इन्हों में, इसी चीज में, मॉरल में ही अलग अलग बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक आए, है ना, साइकोलॉजिस्ट आए। अब उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी बनाई, अपनी अपनी थ्योरी बनाई। चलो, पहले जिसने स्टार्टिंग में मॉरल डेवलपमेंट पर बात करी, कोहलबर्ग से भी पहले, कोहलबर्ग से मॉरल डेवलपमेंट पहले बात करी पियाजे साहब ने। किसने? पियाजे। पियाजे, पिजेट, पिजेट थ्योरी, जिसको कोई लोग पिजेट भी कहते हैं ना, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट वो लिख लेना, जो भी आएगा वो तो सारा लिखा ही हुआ है, बस आप मेरा जो चीज बोल रहे हो ना, बस वो सुनते जाओ। मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने जो थ्योरी दी, ये दी 1932 में, ठीक है, 1932 में। अब प्याजे साहब ने क्या किया, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट बच्चे की चेक करने के लिए इन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बनाया, ठीक है। उनका इंटरव्यू बेसिस पर, उनका इंटरव्यू बेसिस पर मॉरल डेवलपमेंट नापा, ठीक है। उन्होंने क्या किया,
जो ये इंटरव्यू बेसिस पर या फिर इंटरव्यू मेथड का यूज करते हुए इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट नापी, ठीक है, उसमें इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस कल्चरल क्या बोलते हैं स्टडी करी, ठीक है। अब देखो देखो 2 सेकंड, देखो जैसे मान लिया प्याजे है, ठीक है, ये इन्होंने ग्रुप का बहुत बंदों का ग्रुप बुला लिया ग्रुप, ठीक है, इन्होंने 1-to-1 इंटरव्यू किया, सबके साथ इंटरव्यू किया। अब इन्होंने कौन सी स्टडी इस्तेमाल करी, फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, पेपर में आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इस्तेमाल करी और क्रॉस कल्चरल स्टडी इस्तेमाल करी। अब सबसे जरूरी बात है लॉन्गिट्यूडनल चीज का मतलब समझना और क्रॉस कल्चरल का। देखो लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कराएंगे आगे आगे भी पूरा डिटेल में लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को, पर अभी एक बेसिक आइडिया सबको होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये, ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल रोहन है और प्याजे साहब को एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, रोहन है और प्याजे साहब को एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो क्या करेंगे कि रोहन जब 2 साल का था उस पर टेस्ट करेंगे, जब रोहन 3 साल का हो जाएगा तब उस पर टेस्ट करेंगे, जब रोहन 4 साल का हो जाएगा तब उस पर टेस्ट करेंगे। ऐसे मतलब कि करते 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 सारे के सारे टेस्ट रोहन पे ही करेंगे, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है। दूसरी आती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और देख लो हाँ, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, लाइक रोहन 2 साल का है, पर यार मुझे अब 1 साल वेट करना पड़ेगा इस टेस्ट को फिर से करने के लिए, क्यों ना मैं सोहन को बुला लूं जो कि अभी 3 साल का है, फिर मुझे 1 साल और वेट करना पड़ेगा, वेट क्यों करूं मैं, फिर मैं प्रिया को बुला लूंगा जो कि 4 साल की है, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज अलग अलग बंदों पे की जाती है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एक ही बंदे पे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की जाती है, ये बात क्लियर। तो प्याजे साहब ने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी अपनाई, मतलब एक ही बंदे पे कई साल लगातार उसी के ऊपर टेस्ट करना। दूसरा इन्होंने बोला क्रॉस कल्चरल स्टडी, क्रॉस कल्चरल स्टडी मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक कल्चर के बंदे नहीं बुलाए, मतलब कि सिर्फ व्हाइट्स नहीं बुलाए, इन्होंने जितने भी ब्लैक्स बुलाए और ठीक है मतलब अलग अलग कोई भी भेदभाव नहीं किया, इन्होंने अलग अलग कल्चर के बंदे बुलाए ताकि स्टडी में कोई भी मतलब कि कोई भी दिक्कत ना है, क्यों, क्योंकि अलग अलग कल्चर के बंदे अलग अलग अब उनका मॉरल डेवलपमेंट होता है। अब किसी किसी कल्चर में मांस मीट मच्छी खाना मतलब सही बात है, पर किसी किसी कल्चर में गलत बात है, समझ रहे। तो इसलिए इन्होंने अलग अलग कल्चर के बंदे बुलाए, क्लियर बात। चलो अब देखो इन्होंने जब मॉरल डेवलपमेंट किया तो इन्होंने 3 मेन इश्यूज पे ध्यान दिया बच्चों की। पहला कि वो बच्चा रूल्स समझ कैसे रहा है, मतलब रूल्स को ले कैसे रहा है, क्या रूल्स को रिजिड समझ रहा है, क्या रूल्स को फ्लेक्सिबल समझ रहा है। तो इन्होंने ये पहचानने का ट्राई किया कि इस एज के आसपास बंदा क्या रूल्स को रिजिड समझ रहा है और क्या इस एज के आसपास आके उसके जो रूल्स है ना वो फ्लेक्सिबल हो जा रहे हैं, समझ रहे हो, ये ट्राई किया। दूसरा जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि वो चीज की जजमेंट राइट और रॉन्ग, कि वो चीज की जजमेंट राइट ले रहा है कि रॉन्ग ले रहा है और वो किस बेसिस पे ले रहा है, इस पे फोकस किया। और तीसरा कि जस्टिस और फेयरनेस, कि क्या उसको सही में समझ है जस्टिस की, क्या वो ये तो नहीं सोचता कि हर गलती की, अगर हर गलती किसी ने गलती करी है और उसका जस्टिस पनिशमेंट दे के मिलेगा, क्या वो ये तो नहीं समझता, ठीक है। तो इन 3 चीजों पे उसका मेन फोकस रहा, इन 3 चीजों पे उसने चेक करना था बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, और इसी तीन बेसिस पर इन्होंने तीन बेसिस पर नापते हुए प्याजे साहब ने 2 स्टेजेस दी किसकी, मोरल डेवलपमेंट की, 2 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखो अब कहीं कहीं पे प्याजे की 2 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट लिखी है और कहीं कहीं 4 लिखी है, ये कंफ्यूजन मैं आपका आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। आ जाओ आप आगे। अब जब प्याजे जी ने तो
प्याजे साहब ने यहाँ पे 2 स्टेज दी मॉरल डेवलपमेंट की, ठीक है। पर जैसे कि मैंने बताया कि जो मोरालिटी होती है, जो मॉरल रीजनिंग, जो नैतिकता होती है, वो कैसे डेवलप होती है? एक्टिव पार्टिसिपेशन करके, सोसाइटी में, आपके एनवायरनमेंट में, है ना। ऐसा तो नहीं कि अगर आप बचपन से एक कमरे में पले बड़े हो रहे हो और बाहर जाके आप सीधा गैस मारने लग जाओगे कि ये चीज गलत है, सही है, आपको पता ही लगेगा ना, समझ रहे हैं। तो ये चीज, तो प्याजे ने यही बोला कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो क्या है? वो कंस्ट्रक्टिविज्म प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस है। क्या? कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा एक्टिवली अपने एनवायरनमेंट पार्टिसिपेट करता है, जब वो चीजें सीखता है ना, कंस्ट्रक्ट करता है, चीजें खुद सीखता है। तो प्याजे ने ये बोला कि जो ये मॉरल डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बोला कि जो मॉरल डेवलपमेंट है ये क्या है? कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है। मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो, वैसे वैसे आपकी मॉरल डेवलपमेंट बढ़ती रहती है, अपडेट होती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि आप बचपन में जब थे किसी चीज को गलत मानते थे तो आप आज भी उसी चीज को गलत मान रहे होगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला इसको, जो मॉरल डेवलपमेंट है, इसको क्या बोला? कॉग्निटिव, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग। ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको बस लिख के दिखा रहा हूं थोड़ा सा। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कि, बताया मतलब कि अगर आप बचपन में अंडा या फिर अंडा चिकन वगैरह खाते हो शायद, पर अभी आप ना खा रहे हो, क्यों? क्योंकि अब आपको लगता है कि वो चीज गलत है, समझ रहे हो। आपने अपनी मॉरल रीजनिंग को अपडेट कर लिया है। तो यही कहने का मतलब है, प्याजे साहब ने मॉरल डेवलपमेंट को बोला एक तो कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस कि आप सोसाइटी में एक्टिव रोल करके अपनी मॉरल रीजनिंग बनाते हो। दूसरा, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपकी मॉरल रीजनिंग भी अपडेट होती रहती है, ठीक है, ये चीज। और ये दोनों चीज ये लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अब स्टेजेस पे। देखो, इंटरव्यू बेसिस पे, और उन्होंने एक मार्बल, जो लड़के आए थे उन्होंने उनको खिलाया मार्बल गेम। कौन सा? मार्बल गेम। और दूसरा, जो लड़कियां आई उसमें जो इंटरव्यू में, उनको उन्होंने खिलाया लाइक टाइप ऑफ हाइड एंड सीक गेम, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने, प्याजे, ठीक है, 2 स्टेजेस दी। ये शायद आपको पता हो, बट अब जो बात करने वाले वो ना पता हो। 2 स्टेजेस दी, कौन सी? हेट्रोनोमस, HETRONOMOUS, हेट्रोनोमस, और ऑटोनोमस। देखो, अब आपको पता तो होगा ये स्टेजेस है, पर आप में से कुछ ही लोगों को हेट्रोनोमस का मतलब पता होगा। हेट्रोनोमस का मतलब होता है अंडर डिफरेंट कंट्रोलिंग फोर्सेस। मतलब कि अगर कोई, अगर फॉर एग्जांपल कोई या स्टेट है या फिर कोई कंट्री है, जब उसको अलग अलग बाहर से काफी सारी चीजें कंट्रोल कर रही हो, तो हेट्रोनोमस मोरालिटी का मतलब क्या हुआ? हेट्रोनोमस मोरालिटी का ये हुआ कि इसमें बच्चे को बाहर से, चाहे उसके पेरेंट्स है, चाहे उसकी सोसाइटी है, चाहे उसके स्कूल के टीचर्स है, उसकी मोरालिटी को वो सारे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हेट्रोनोमस का मतलब समझ आया क्या? कि बाहर से एक्सटर्नली कंट्रोल होना। और हेटेरोनोमस मोरालिटी का मतलब कि इसमें बच्चे की मोरालिटी को बाहर से एक्सटर्नली कंट्रोल किया जाता है, लाइक सोसाइटी के थ्रू या फिर पेरेंट्स के थ्रू, स्कूल टीचर्स के द्वारा, समझ रहे हो ये चीज? क्लियर हुई बात? हेटेरोनोमस, हेटेरोनोमस मोरालिटी 5 से 9 साल के बीच में आती है, ठीक है। दूसरा, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मोरालिटी, ऑटो मतलब खुद से, ठीक है। तो खुद की मोरालिटी, खुद की सोची समझी मोरालिटी, ऑटोनोमस मोरालिटी, कब? 9 से 10 साल या उससे प्लस, ठीक है। एक बार चेक कर लो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। 9 साल या, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। क्लियर हुई बात? अरे, चांदना कम तेज हो रहा होगा ना मेरे फेस पे, क्योंकि बाहर का ये खुला हुआ है, ठीक है। चलो, अब सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे हेट्रोनोमस मोरालिटी के ऊपर। अब धीरे धीरे आपको समझ आएगा हेट्रोनोमस मोरालिटी और कितने सोर्सेस से ये चीजें ली गई हैं, ठीक है। एक जगह आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब आ जाओ हेट्रोनोमस मोरालिटी, हेट्रोनोमस मोरालिटी, हेट्रोनोमस, हेट्रोनोमस का मतलब पता लग गया। अब इसी स्टेज को, जो ये स्टेज है, जो प्याजे साहब ने हेट्रोनोमस मोरालिटी बोला, इसको उन्होंने
मॉरल रियलिज्म का भी नाम दिया, मॉरल रियलिज्म। अब ये बताऊंगा क्यों नाम दिया, ये आगे बताऊंगा क्यों नाम दिया, ठीक है। उसके बाद एक बार मैंने यहाँ पे चीजें चलो आपको दिखाया था, यहीं पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस कर ली, ये चीज हमने डिस्कस कर ली, ये भी डिस्कस कर ली। कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, इंटरव्यू मेथड, लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस कल्चरल स्टडीज, ये डिस्कस कर लिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी मोरल डेवलपमेंट बढ़ती रहती है, जब चेंज होती रहती है, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। अब हम आ चुके स्टेजेस पर। अब देखो हेटेरोनोमस का मतलब ये लिखा हुआ, अंडर डिफरेंट कंट्रोलिंग फोर्सेस लिखा हुआ है हेटेरोनोमस। तो हेटेरोनोमस मोरालिटी का मतलब क्या हुआ, इसमें बच्चे को बाहर से चीजें कंट्रोल करेंगी, चाहे उसके पेरेंट्स हैं, चाहे उसके एनवायरनमेंट है, चाहे उसकी सोसाइटी है, वो सारी चीजें उसको कंट्रोल करेंगी बाहर से, ठीक है। अब इसी को नाम प्याजे साहब ने मॉरल रियलिज्म का दिया। अब अभी मत समझो रियलिज्म का मतलब, समझो बस। रियलिज्म का मतलब क्या होता है, स्थिति लिखा हुआ है, स्थिति की वास्तविकता को समझने और भावनाओं से प्रभावित ना होने वाला आचरण। इसमें बच्चा उस इसमें बच्चे का प्योरली फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल राधा है, ठीक है, राधा, ये दिख रहा होगा शायद, ये क्या बन गया, सूट क्या पता नहीं क्या बन गया, ठीक है, ठीक है। एक राधा है, देखो एक राधा और एक है प्रियंका, ठीक है। राधा ने अपनी मम्मी को सरप्राइज करने में सोचा कि क्यों ना मैं मम्मी का जो सूट है उसमें थोड़ा सा कुछ डिजाइन बना दूं, ठीक है, क्योंकि राधा छोटी थी। तो राधा ने क्या कर दिया, इसमें बहुत बड़ा होल कर दिया बीच में, ठीक है। प्रियंका प्रियंका जो ऐसे खेल रही थी, खेलती खेलती ने बिल्कुल छोटा सा उसे गलती होगी, इतनी गलती होगी, ठीक है। अब उसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, जो उस टाइम हेटेरोनोमस मोरालिटी होगा, ये जो 5 से 9 साल के बीच में होगा, वो बोलेगा कि इसमें राधा ज्यादा गलत है और प्रियंका कम गलत है। क्या होगा ये, एरर हैज बीन अकर्ड, 2 सेकंड रुको, ठीक है। तो बच्चा क्या बोलेगा, जो हेटेरोनोमस मोरालिटी पे उस टाइम पे होगा, वो ये बोलेगा कि इसमें ज्यादा बड़ी गलती राधा की है, प्रियंका की नहीं है, ठीक है। पर असल में अगर हम इस टाइम पर सोचे तो क्या असल में इंटेंशंस तो राधा के बहुत अच्छे थे, है ना। राधा तो अपनी मम्मी को सरप्राइज ही करना चाह रही थी ना, तो यही चीज है। तो उस टाइम बच्चा बोलेगा कि राधा की ज्यादा गलती है, राधा को ज्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो रियलिज्म का मतलब यही लिखा हुआ है, स्थिति की वास्तविकता को समझने और भावना से प्रभावित न होने वाला आचरण। इस टाइम राधा की क्या भावना रही ये बच्चा नहीं समझ पाएगा, ठीक है। वो सिर्फ ध्यान देगा कॉन्सिक्वेंसेस पर, मतलब फाइनल रिजल्ट पर, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या, फाइनल रिजल्ट वो देखेगा कि ज्यादा बड़ा होल राधा ने किया है, तो ज्यादा बड़ी गलती राधा की, तो ज्यादा मार राधा को पड़ेगी, ठीक है। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इस चीज को नापेगा। रियलिज्म का आज मतलब समझ आ गया हुआ, ठीक है। रियलिज्म रियल वाला नहीं होता, रियलिज्म ये होता है जिसमें आपको इंटेंशन से फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है कॉन्सिक्वेंसेस से, कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं इस चीज के, ठीक है। स्टार्ट हो गया ना, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्याजे साहब ने इस टाइम पे रुको ऑप्शन 2 सेकंड, ठीक है। अब देखो प्याजे साहब ने इस टाइम पे इनके भी जो ये आपकी हेट्रोनोमस मोरालिटी है, इनके कुछ फीचर्स बताए, इनके मतलब बिलीव्स बताए कि क्या क्या बिलीव्स हो सकते हैं इस टाइम पे। देखो पहला तो है इमेनेंट जस्टिस, पहला क्या है। अब देखो हर टर्म का ना मतलब पता होना चाहिए लिखा हुआ, अब आपको बताता हूँ क्या मतलब होता है इमेनेंट जस्टिस। इमेनेंट जस्टिस का मतलब ये है, अगर आपने कुछ गलत काम किया तो आपको एक इमीडिएट और एक सिवियर पनिशमेंट मिलेगी। इमिनेंट का मतलब होता है नेचुरली, इमिनेंट का मतलब होता है नेचुरल, मतलब कि नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि आपने कोई गलती करी तो आपको कोई नेचुरली गलती मतलब कोई पनिशमेंट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल
अब एग्जांपल सुन लो, एक खेत है, खेत में दो लड़के जाते हैं चोरी करने, उनके जो भी फसल उगाई है उसकी चोरी करने, ठीक है। एकदम से जो उस खेत का किसान होता है वो आ जाता है, वो एक लड़के को पकड़ लेता है और दूसरा लड़का भाग निकलता है, दूसरा लड़का भाग निकलता है। अब भागते भागते उसके आगे एक लक्कड़ आता है, ठीक है, और वो जोर से गिर जाता है और उसके पैर में बहुत बड़ा कट लग जाता है, मतलब बेसिकली उसका पैर कट ही जाता है, मान लो आप, ठीक है, कट जाता है। तो अब बच्चा जिसके सामने सिचुएशन पेश करी गई है, जो कि उस टाइम हेटेरोनोमस मोरालिटी में रहा होगा, जब पियाजे सामने दिए होंगे, तब वो क्या बोलेगा, वो रिलेट कर देगा कि इसने चोरी की गलती करी ना, तभी इसको यहाँ पे चोट मिली, यहाँ पे इसको पनिशमेंट मिली, ठीक है। जब भी वो कनेक्शन बिठा देगा कि इसने यहाँ चोरी करके आया तो उसने यहाँ इसको गलती मिली, इसको यहाँ पे उसका पैर कट गया। और जबकि अगर वो उस लक्कड़ को देख लेता और उसके ऊपर से छलांग लगा जाता तो उसको तो पैर कटता ही नहीं, समझ रहे हो। पर बच्चा एक ईगो सेंट्रिक व्यू से देखेगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम 509 साल के आसपास प्री ऑपरेशनल पीरियड में क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म आ जाती है ना, ईगो सेंट्रिज्म है ना, प्री ऑपरेशनल पीरियड में क्या आती है, ईगो सेंट्रिज्म। तो ईगो सेंट्रिक व्यू से हर चीज को, हर कंडीशन को देखता है। वो उस बच्चे की, उस जो उस टाइम भाग रहा था उसकी सिचुएशन की, उसके नजरिए से नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपना नजरिया देखेगा, ठीक है। तो वही बोलेगा कि इसने यहाँ चोरी करी तो उसको एकदम से यहाँ सजा मिल गई, तो ये होता है इमिनेंट जस्टिस, ठीक है। पेपर में आएगा सवाल, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट आगे लिखी हुई है, आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो, बस समझ लो आप। दूसरा बिलीफ क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मोरल ओरिएंटेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मोरल ओरिएंटेशन क्या है कि जो मोरालिटी है, आपको पता है मोरालिटी किस पे बेस्ड होती है इस टाइम पे, कॉन्सिक्वेंसेस पे, कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसके बेसिस पे इंटेंशन मैटर नहीं करती। तो ऑब्जेक्टिव मोरल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि बच्चा इसमें हर चीज को चाहे तो बैड मानता है चाहे गुड मानता है, ठीक है, इन दोनों चीजों में कैटेगराइज करने का ट्राई करेगा, चाहे तो बैड चाहे गुड, और ऑब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली ठीक है। ऑब्जेक्टिवली मतलब कि बिना किसी की फीलिंग्स को देखे हुए, सिर्फ खुद के पर्सपेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तरीके से, 2 सेकंड रुकना, मेरी वीडियो चलेगी, ऑब्जेक्टिव तरीके से हर चीज को गुड या बैड में नापने का ट्राई करेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो फैक्ट्स या फिर रूल्स जो उसके पास अवेलेबल हैं, इसमें उसकी खुद की फीलिंग्स नहीं लगाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत अगर उसको कोई इंसान बुरा लगता है तो वो ये नहीं सोचेगा कि वो बुरा है, बस वो देखेगा काम जो कर रहा है गलत है कि सही है, ठीक है। ऐसे तो ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें अगर नालायक बच्चे ने भी सही पे टिक लगा दिया तो टीचर मार्क्स नहीं काट सकती, ठीक है। मतलब कि टीचर की उसमें फीलिंग्स है कुछ भी उस बच्चे के रिगार्डिंग, उसको सही करना ही पड़ेगा। तो ये होती है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मोरल ओरिएंटेशन मतलब, एक बार दिखाया था आपको, इमरान जस्ट पढ़ लिया, रॉन्ग डूइंग विल लीड टू इमीडिएट एंड सीवियर पनिशमेंट। ऑब्जेक्टिव मोरल ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्टिव का मतलब देखो, व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित ना होना, इसमें बच्चा हर चीज को कैटेगराइज करेगा किसमें, गुड और बैड में, ठीक है। अब तीसरा आ जाओ, तीसरा होता है एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये होता है कि बच्चा मानता है कि एक सर्कमस्टांसेस का एक ही करेक्ट मॉरल रीजन हो सकता है, ठीक है। एक सर्कमस्टांस का एक ही करेक्ट मॉरल कंक्लूजन या फिर एक ही करेक्ट मॉरल आंसर हो सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट क्या होता है, बिल्कुल टू द पॉइंट करेक्ट चीज, है ना। तो एब्सोल्यूटिज्म में बच्चा क्या मानेगा, अगर कोई सिचुएशन है तो उसका एक ही करेक्ट मॉरल रीजन मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो चौथा आ जाओ, ये बहुत जरूरी है भाई, पेपर में आएंगे, याद रख लेना। एक्सपायटरी एक्सपायटरी पनिशमेंट, चौथा। एक्सपायटरी पनिशमेंट का होता है मतलब होता है प्रायश्चितिक पनिशमेंट। मतलब कि बच्चा सोचेगा कि जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी पनिशमेंट, मतलब जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा उसको,
ठीक है, इसे कहते हैं एक्सपायरेटरी पनिशमेंट। तो इसी की वजह से जब राधा ने सूट में बड़ा होल कर दिया तो वो ये सोचेगा कि राधा ने बहुत बड़ी गलती कर दी, और जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी पनिशमेंट, उतना बड़ा प्रायश्चित। ठीक है, तो ये होती है एक्सपायरेटरी पनिशमेंट। ठीक है, एक्सपायरेटरी पनिशमेंट समझ आया कि प्रायश्चितिक पनिशमेंट, जितनी बड़ी गलती उतना बड़ी पनिशमेंट मिलेगी और उतना बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, इसी का दूसरा नाम उसने रखा, इसी का एक्सपायरेटरी पनिशमेंट का ही उसने दूसरा नाम रखा, वो लिखता हूँ रेट्रीब्यूटिव, इसका ही दूसरा नाम और क्या रखा, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। मतलब रेट्रीब्यूटिव का मतलब समझो भाई, रेट्रीब्यूटिव का मतलब, एक्सपायरेटरी का मतलब होता है प्रायश्चित, रेट्रीब्यूटिव का मतलब होता है अपराध की सजा। ठीक है, तो वही बात है, इसमें जस्टिस एंड पनिशमेंट है। ठीक है, मतलब कि जितनी बड़ी गलती करी उतनी बड़ी उसको अपराध की सजा मिलनी चाहिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। जितनी बड़ी गलती करोगे उतनी बड़ी तुम्हारा सजा होगी। इंसानों को पूरी उम्र कैद की सजा होती है, 250 साल की सजा होती है, 300 साल की सजा होती है। वो तो पता है कि नहीं जिएगा 300 साल, पर सजा होगी, है ना, ताकि एक अपराध की एक करेक्ट सजा, एक प्रायश्चितिक सजा मिल पाए। ठीक है, क्योंकि बात क्लियर। तो ये चारों चीज हमारे प्याजे साहब ने दी, ये चारों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी टर्म्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज हमने सीख लिया है। इमिनेंट जस्टिस, ऑब्जेक्टिव मोरल। इमिनेंट जस्टिस मतलब कि अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो उसकी आपको इमीडिएट और सिवियर पनिशमेंट मिलेगी। जैसे उस लड़के को, जो वो किसान से छुप के भाग रहा था, तब वो एकदम से उसका पैर कट गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोरल ओरिएंटेशन मतलब कि हर चीज को सही और गलत में नापना। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या क्या होता है, व्यक्तिगत भावना से प्रभावित ना होना। इसमें बच्चे खुद की फीलिंग्स नहीं इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जो सही है, जो गलत है उसको सही मानेगा, जो गलत है उसको गलत मानेगा, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स जो उसको सोसाइटी में मिले हैं। ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये होता है कि हर एक पर्सपेक्टिव या हर एक सिचुएशन का एक ही करेक्ट मोरल रीजन होता है। ठीक है, और चौथा एक्सपायरेटरी पनिशमेंट या फिर रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, दोनों का मतलब एक ही है। टर्म्स याद रखना बहुत जरूरी है। एक्सपायरेटरी का मतलब प्रायश्चित, जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा पनिशमेंट, उतनी बड़ी प्रायश्चित। ठीक है, या फिर अपराध की सजा। अब देखो, एक और जो टर्म आती है इसके अंदर आती है, अब एक और टर्म जो इसके अंदर आती है हेटेरोनोमस मोरालिटी की आती है, वो होती है मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट। मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट होता है लिमिट लगा देने वाला, सीमित कर देने वाला। ठीक है, सीमित कर देने वाला। अब क्योंकि ये हेटेरोनोमस मोरालिटी है जो कि 5 से 9 साल होती है, और इस टाइम बच्चे का प्री ऑपरेशनल पीरियड चल रहा होता है अकॉर्डिंग टू प्याजे, और इस टाइम वो ईगो सेंट्रिज्म का शिकार होता है, मतलब कि उसको दूसरों के पर्सपेक्टिव से कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी की वजह से बच्चा बच्चा क्या करता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, और जो रूल्स हैं उनको लेकर रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। अब जहां पे राधा ने उसकी मम्मी का सूट में बड़ा छेद कर दिया, ठीक है, अब वो राधा के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेगा उसको। यार कहां चला गया सारा सिस्टम। अब वो राधा के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेगा, वो खुद के से देखेगा कि भाई राधा ने गलती करी है तो राधा को बड़ी सजा मिलेगी, जबकि राधा का असली इंटेंशन क्या था, उसकी मम्मी को खुश करना। समझ रहे हो, तो मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब लिमिट, सीमित कर देना। तो इस हेटेरोनोमस मोरालिटी में बच्चे की जो ईगो सेंट्रिज्म है वो उसको सीमित कर देती है, जिसकी वजह से वो जो रूल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो सोसाइटी ने उसको सिखाया, मोरालिटी सिखाई है, वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती। इस टाइम तक जो उसको सिखाया जाएगा पेरेंट्स के द्वारा, घर वालों के द्वारा, वो उन्हीं को सही मानेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लड़के ने दुकान से चोरी करी, तो एक लड़के ने दुकान से, मतलब आप मानो 100 रुपए की चोरी कर ली। ठीक है, पैकेट बिस्कुट अपने ओरियो वैरियो के पैकेट, अपने 10-5 टॉफियां, ये सारी चोरी कर ली। और बाद में उसने क्या किया, वो चोरी लड़के ने एक गरीब को जो कि भूखा था उसको देने के लिए करी। ठीक है, दूसरा दूसरा केस, दूसरे लड़के ने क्या किया, चोरी उसने उसी दुकान से करी, पर अब की बार करी 20 रुपए की, दूसरे लड़के ने। वो लड़का अलग, ये लड़का अलग।
इसने करी 20 रुपए की, आपने 20 रुपए में उठा लिए होंगे 2 लेस या चिप्स के पैकेट, ठीक है। तो अब बच्चे के हिसाब से जो हेटेरोनोमस मोरालिटी में बच्चा हुआ उसके सामने कंडीशन पेश करी जाएगी, तो उसके हिसाब से जो पहला बच्चा है उसकी ज्यादा बड़ी गलती बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने 100 रुपए की चोरी करी है। वो ये नहीं देखेगा कि उसने एक गरीब की मदद करने की मतलब गरीब की मदद करने की कोशिश करी है। वो ये देखिएगा कि भाई चोरी करना गलत बात है, जो कि उसको सोसाइटी ने सिखाया है, जो कि उसके पेरेंट्स ने सिखाया है, ठीक है। अब हम चोरी, इसने 1.5 डिग्री की चोरी करी, इसने 100 रुपए करी, इसने 20 रुपए की। बेशक इसने 20 रुपए की चोरी खुद के लिए करी हो, खुद खाने के लिए, और इसने 100 रुपए की चोरी किसके लिए करी हो, एक गरीब को देने के लिए। बट वहां पे वो पहले बच्चे की इंटेंशन नहीं समझ पाएगा, ठीक है। क्योंकि हेटेरोनोमस मोरालिटी में इसका ईगो सेंट्रिज्म होता है और सिर्फ हर सिचुएशन को ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंस समझता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, किसमें कितनी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर बात। और इस टाइम मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट मैंने आपको समझा दिया है। और इसी चीज को कहते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी। जो हेटेरोनोमस मोरालिटी होती है ना, उसी को कहते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल क्या होता है? कन्वेंशन होता है पारंपरिक। क्या होता है? पारंपरिक। मतलब कि जो मोरालिटी, जो मोरल वैल्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी में चलती आ रही है ना, जो सोसाइटी हमें एक बेसिक चीज जो सिखाती आ रही है, समझ रहे हो, सही और गलत की पहचान, वो जो आपको आपके दादा ने अपने पापा को सिखाई होगी वो, और वही जो आपके पापा ने आपको सिखा दी, मतलब कन्वेंशन जो पारंपरिक चलती आ रही है। तो ये हेटेरोनोमस मोरालिटी, इसे हम कन्वेंशनल मोरालिटी भी कहते हैं, ठीक है। हेटेरोनोमस मोरालिटी समझ आ गया? एक बार देख लेते हैं, आ जाओ। हेटेरोनोमस मोरालिटी, ठीक है। मॉरल रिलीजन पता लग गया। रिलीजन का मतलब क्या? कि भावनाओं से प्रभावित ना होना, ठीक है। सिर्फ वो कॉन्सिक्वेंसेस को देखेगा, इंटेंशन से कोई प्रभावित नहीं होगा, मॉरल रिलीजन। हेटेरोनोमस का मतलब समझ आया, ठीक है। मोरालिटी बाहर से मिलती है, क्योंकि हेटेरोनोमस का मतलब ये होता है कि क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंट्रोल। तो ये आपको पता ही लग जाएगा कि इसमें मोरालिटी बाहर से कंट्रोल की जाती है, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म के, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे के पास ईगोसेंट्रिज्म होता है, तो बच्चे के पास 4 बिलीफ होते हैं। इमिनेंट जस्टिस, मतलब कि अगर कुछ गलत करोगे तो आपको एकदम से पनिशमेंट मिलेगी। ऑब्जेक्टिव मोरल ओरिएंटेशन, मतलब किसी भी चीज का चाहे तो गलत है चाहे सही है। तीसरा एब्सोल्यूटिज्म, हर एक सिचुएशन का सिर्फ एक ही करेक्ट मोरल कंक्लूजन है। और चौथा एक्सपायटरी पनिशमेंट, जितनी बड़ी गलती करोगे उतना बड़ा आपको प्रायश्चित भुगतना पड़ेगा। मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है सीमित रहना। मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट मतलब कि इसमें बच्चा अपने ईगो सेंट्रिज्म की वजह से रिजिट्स को लेके, क्या बोलते हैं, रूल्स को लेके फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक है। अगला कन्वेंशनल मोरालिटी, पारंपरिक मोरालिटी, ये हमने समझ ली है, ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया कि दे जज अ सिचुएशन बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, कि सिचुएशन को, कि इसमें कॉन्सिक्वेंस कैसा होगा, इसमें फाइनल रिजल्ट, इसमें पनिशमेंट कैसी, इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। रेदर देन इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स और इंटेंशन, इंटेंशन इनको कोई लेना देना नहीं है। और सीरियसनेस ऑफ अ लाई, ये भी देख लो, सीरियसनेस ऑफ अ लाई इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द ट्रूथ। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि ये राहुल है और ये मोहन है। राहुल ने बोला कि मैंने एक हाथी जितना बड़ा कुत्ता देखा, एक मैंने हाथी जितना बड़ा कुत्ता देखा। मोहन ने बोला एक मैंने घोड़े जितना बड़ा कुत्ता देखा, ठीक है। अब कुत्ता तो पता यहां होता है, कुत्ता इतना सा होता है। अब राहुल ने बताया कि उसने हाथी जितना देखा, और मोहन ने बताया कि उसने घोड़े जितना देखा। वो तो इसको नहीं मानेंगे, इसको शायद मान भी ले, समझ रहे हो। तो यही बोला है कि सीरियसनेस ऑफ अ लाई, बच्चा उसी बात को सीरियस लेगा, उतनी सीरियस लेगा जितना वो उसके ट्रुथ से दूर है। मतलब कि बहुत दूर है ट्रुथ से, कि हाथी जितना बड़ा कुत्ता, तो उसको सीरियस लेगा ही नहीं। ये चलो दूर तो जरूर है, पर इतना तो नहीं है कि इसकी जितना, तो इसको शायद सीरियस ले ले, समझ रहे हो। तो वही चीज लिखी है, सीरियसनेस ऑफ अ लाई इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिपार्चर फ्रॉम ट्रूथ, कि वो सच्चाई से कितना दूर है, जो झूठ बोला जा रहा है वो सच्चाई से कितना दूर है। अगर उसको लगेगा कि नहीं यार, हाथी जितना बड़ा कुत्ता, ये तो कुत्ता कहाँ हाथी कहाँ, ये तो बहुत झूठ बोल रहा है, तो गलत है। और उसी के इन टर्म्स से वो देखेगा यार, घोड़ा जितना बड़ा कुत्ता शायद हो भी जाए यार, समझ रहे हो। बिलीव वो किसी पे नहीं करेगा, पर
इस पे तो, इन दोनों के मुकाबले इसमें तो बिल्कुल बिलीव नहीं करेगा, इस पे तो शायद थोड़ा सा बिलीव कर भी ले, तो ये चीज बोली गई है। ठीक है भाई, तो ये थी हेट्रोनोमस मोरालिटी, ये आएगा पेपर में समान। ठीक है, सारे टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, सारे टर्म्स जो लिखवाई वो याद होना चाहिए, ये सारे लिख लेना आपने इसमें। अब आ जाओ हेड ऑटोनोमस मोरालिटी पे, किस पे? ऑटोनोमस मोरालिटी। अब आते हैं हम ऑटोनोमस। देखो ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस का मतलब पावर ऑफ सेल्फ, खुद के। ऑटोनोमस मोरालिटी, खुद की मोरालिटी, खुद की सोची समझी हुई मोरालिटी। ठीक है, जैसे उसमें क्या बोला था, मोरल रियलिज्म नाम था, इसमें होता है मोरल रिलेटिविज्म। मोरल रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म। ठीक है, मोरल रिलेटिविज्म क्या होता है? देखो, रिलेटिविज्म का मतलब देखो क्या होता है। रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म का मतलब क्या होता है कि एक कोई भी चीज बिल्कुल स्पष्ट सत्य नहीं है। ठीक है, कोई भी मॉरल रीजन स्पष्ट सत्य नहीं है। हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास अपने अपने बिलीव्स होते हैं, और हर बंदे के हिसाब से अगर कोई चीज गलत है तो दूसरे के हिसाब से वो चीज गलत नहीं हो सकती, उसके लिए सही होगी। ठीक है, अगर एक बंदे के हिसाब से चिकन और अंडे और क्या बोलते हैं बाकी, मतलब नॉनवेज खाना सही है, तो दूसरे बंदे के हिसाब से वो चीज गलत मिलेगी। तो रिलेटिविज्म का मतलब ये होता है कि इसमें बच्चा समझ जाता है कि सबके पास अपने अपने बिलीव्स हैं। ठीक है, बच्चा समझ जाता है कि इंटेंशंस को कैसे देखना है। अब जहां पे वो लड़का 100 रुपए की चोरी करके उसको क्या बोलते हैं, भिखारी को दान करके आया, तो क्या पता उस लड़के के लिए चोरी अपराध ना हो। समझ रहे हो? वो उसकी इंटेंशन क्या है, हेल्प करने की। समझ रहे हो? तो ये चीजें, तो रिलेटिविज्म का मतलब समझाया। रिलेटिविज्म का मतलब ये होता है कि इस टाइम बच्चे को पता लग जाता है कि हर बंदे के अपने पास अपने अपने बिलीव्स हैं, कोई भी एक चीज एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। ठीक है, कोई भी एक चीज एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। आपको पता है ऐसे खतरनाक खतरनाक कॉन्वर्सेशंस होती हैं, लाइक ऐसी कम्युनिटीज भी हैं जिनमें डिबेट चलती है फ्लैट अर्थ और राउंड अर्थ की, कि फ्लैट अर्थर्स कहते हैं कि अर्थ फ्लैट है, चपटी अर्थ है। पता है आपको ऐसा? और ये वाले तो हैं जो इसको पूरा गोल बताते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसी ऐसी डिबेट भी चलती हैं। समझ? तो ये चीज अगर आपने सुनी हो तो बहुत ही फनी लगती है, ऐसी ऐसी डिबेट्स आती रहती है ना। तो चलो, समझ गए मॉरल रिलेटिविज्म का मतलब? समझे? इस टाइम पे बच्चे को समझ आ जाता है कि कोई भी चीज गलत नहीं है और कोई भी चीज सही नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द पर्सन और इंटेंशंस। ठीक है, इस टाइम बच्चा ऑटोनोमस मोरालिटी में आसपास 9-10 के आसपास हो जाता है ना। 9-10 की उसकी उम्र हो जाती है, और इस टाइम पे जो राधा ने उसकी मम्मी के सूट में इतना बड़ा छेद किया था, इस टाइम पे शायद उसको वो गलत ना लगे। क्यों? क्योंकि इसको समझ आने लग जाएगा इसकी, क्योंकि इस टाइम ईगो सेंट्रिज्म फेड होने लग जाएगी, तो वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देख पाएगी। दूसरों के पर्सपेक्टिव से वो क्या देख पाएगी कि राधा ने यार असल में तो अपनी बहन की मदद करने की कोशिश करी है, वो छेद थोड़ी करना चाह रही थी, उसने तो मदद करने का ट्राई किया है। समझ रहे हो? तो इस टाइम वो राधा को सही बताएगा। क्लियर है बात? ऑटोनोमस मोरालिटी, जिसमें कि बच्चे को पता लग जाता है कि सबके अपने अपने व्यूज हैं। ठीक है, कुछ भी एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। क्लियर है बात? इफ द क्लियर होगी बात? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, इफ दे बिहेव इन वेज, कि अगर कोई आदमी या फिर कोई भी बंदा ऐसे बिहेव करता है कि जो रॉन्ग दिखे, बट उसमें उसकी इंटेंशंस अच्छी हो। जैसे कि उसने चोरी करी, चोरी करना हमें गलत दिखाई दे रहा है, बट उसकी इंटेंशंस कहते हैं उस गरीब की मदद करना। ठीक है, दे आर नॉट नेसेसरली पनिश्ड। तो ये बोला हुआ कि
उनको पनिश ना किया जाए, कि जरूरी नहीं कि उनको पनिश किया जाए। दे नाउ रिकॉग्नाइज दैट ऑल लाइज आर नॉट द सेम। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट लाई। व्हाइट लाई क्या होता है? ऐसा झूठ जो एक तो हानिकारक ना हो और जिसके सच बोलने से ना दूसरों को जो कष्ट मिलने वाला है वो उनको मिले ना। ठीक है, लिखा हुआ है ऐसा झूठ जो बहुत हानिकारक ना हो और सच बोलने से होने वाले कष्ट से दूसरों को बचाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने हाउसफुल देखी हो तो उसमें बोलते हैं ना कि जो झूठ घर बचाने के लिए होता है वो झूठ झूठ नहीं होता। तो वही चीज है व्हाइट लाई, कि जो किसी को भी हानि ना पहुंचाए, प्लस ऐसे झूठ जिससे अगर आप सच बोल देते उसको कष्ट होता, बट अगर आपने व्हाइट लाई सफेद झूठ बोल दिया तो उसको कष्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एम्फसिस ऑफ पनिशमेंट मूव्स फ्रॉम रेट्रीब्यूशन टू रेस्टिट्यूशन। रेट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, रेट्रीब्यूशन जस्टिस, अपराध की सजा। अब रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या? रेस्टिट्यूशन। देखो रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए आपको सजा ही मिले, आप उसके लिए फाइन पे कर सकते हो। आप उसके लिए फाइन पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उधर लिखा होता है, क्या बोलते हैं, अगर आप ट्रेन में बैठे होगे कि बिना किसी मतलब के ट्रेन की चेन खींचने से या तो 200 रुपए का जुर्माना या 1 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, 1 साल की जेल रेट्रीब्यूशन, 200 रुपए जुर्माना रेस्टिट्यूशन। समझ आया? सजा। अगर आप मेट्रो में चढ़े, दिल्ली मेट्रो में, यहाँ पे गंदगी फैलाने से लिखा होता है ना, या तो 500 रुपए का जुर्माना या 6 महीने तक की कड़ी जेल की सजा हो सकती है। 6 महीने की कड़ी जेल की सजा, रेट्रीब्यूशन अपराध की सजा, रेस्टिट्यूशन फाइन 500 रुपए। क्लियर बात? should be aimed at helping the offender understand the harm he or she has caused। रेस्टिट्यूशन का सिर्फ एक एम होता है ताकि उस इंसान को बस पता लग जाए कि हाँ भाई उसने गलती करी है। जब उसकी जेब से 500 रुपए जाएंगे, बस उसको एटलीस्ट एक रियलाइजेशन हो जाएगा कि उसकी जेब से अब की बार 500 गए हैं, अगली बार उसको 500 नहीं देने, मतलब उसको अगली बार गलती नहीं करनी, बेसिक चीज। ठीक है, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, जैसे कि इसमें बताया, जो कोई वापस चलते हैं इसी में। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। मोरालिटी, उसमें क्या था? मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट था ना, इसमें मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? कॉपरेशन, अगर आप एक समूह में बैठे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये जो एक्ट अभी सरकार लाई है वो गलत है, ठीक है, तो अगर आप सारे के सारे जितने भी ग्रुप में बैठे हैं वो एक कोऑपरेशन, एक मतलब मिलजुल के एक मॉरल फाइनल रीजन पे निकलते हैं कि यार ये चीज जो सरकार लाई है ये गलत है फाइनली, ऐसा हमें एक एज अ समूह अपनी मोरालिटी से ये लगता है, तो वो होती है मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, rules are social conventions that can be changed and modified when concerned parties agree। कि जो भी सोशल कन्वेंशंस हैं और वो चेंज की जा सकते हैं जब कंसर्न्ड पार्टीज एग्री करती हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है? एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस है। देखो वैसे तो बोल रखा है कि एम्बुलेंस को रेड लाइट क्रॉस कर सकती है, बट एक सिचुएशन ये है, अगर अगर ये होता कि एम्बुलेंस को भी रेड लाइट में वेट करना पड़ेगा, मतलब रेड लाइट अगर कोई भी तोड़े, चाहे ट्रैफिक तोड़े या फिर एम्बुलेंस तोड़े, तो जुर्माना है। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन में क्या हुआ कि जो एम्बुलेंस वाला है, जो उसके साथ उसके परिवार वाला बैठा, जो पीछे पेशेंट है, वो बोल रहा भाई तू रेड लाइट खुदा दे, अगर लेट हो गए तो शायद इसकी जान चली जाएगी। ठीक है, आगे जस्ट उसके आगे एम्बुलेंस की गाड़ी वाला खड़ा है। ठीक है, अगर वो भी बात समझ ले कि हाँ यार रेड लाइट क्या हुआ, जुर्माना तो लगेगा बट एटलीस्ट उसकी जान तो बच जाएगी। ठीक है, एग्री करके, अब ये नहीं उधर के पूछेगा नॉक नॉक चला जाऊं क्या,
वो एग्री मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको अपने समझ आएगा। गाड़ी वाला साइड गाड़ी घुमा दी और एम्बुलेंस निकल गई। तो बेसिकली क्या हुआ, ये चीज हो कैसे पाई कि इस टाइम पे रूल को उन्होंने चेंज कर दिया। कैसे? एक कॉमन पॉइंट पे क्या बोलते हैं, एग्री करके। क्लियर बात? ये हुआ, ठीक है। अब याद करो, हमारे पास हेटेरोनोमस मोरालिटी में एक आया था ऑब्जेक्टिव मोरल ओरिएंटेशन। अब देखो सब्जेक्टिव मोरल ओरिएंटेशन, क्या सब्जेक्टिव मोरल ओरिएंटेशन। सब्जेक्टिव मोरल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि हमारा फोकस इंटेंशंस पे होता है, हमारा फोकस इंटेंशंस पे होता है, ना कि कॉन्सिक्वेंसेस पर, ठीक है। जहां पे राजा ने उसकी मम्मी के क्या बोलते हैं कपड़े में एक बड़ा सा होल कर दिया था, तो इस टाइम वो हमें सही लगेगी। क्यों? जिसकी इंटेंशंस क्या थी, क्या थे इंटेंशंस? सही, एक गुडविल की इंटेंशंस थी, ठीक है। सब्जेक्टिव मोरल ओरिएंटेशन, क्लियर होगी बात। और आ जाती है रेशनल मोरालिटी। वो पिछली वाली कौन सी थी, कन्वेंशनल मोरालिटी, ये है रेशनल मोरालिटी। रेशनल, रेशनल का मतलब होता है खुद की समझ, खुद की रीजनिंग, ठीक है। तो इस टाइम हम खुद की समझ के हिसाब से लगाया करेंगे, जिसे हम कहेंगे रैशनल मोरालिटी। क्या कहेंगे? रैशनल मोरालिटी। बात हुई क्लियर भाई? अरे कैमरा कैसा आ रहा है, ये तो मेरा मुंह पूरे ढक गया, मैंने तब देखा है। ठीक है, रुको 2 सेकंड को मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, अब साफ दिख रहा होगा। क्लियर होगी बात? ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई, ठीक है। रैशनल मोरालिटी, रैशनल मतलब रीजनिंग, और मोरालिटी आपका मतलब पता नहीं होगा। क्लियर बात? अब देखो, अब जब मैं आपको कह रहा था कि इसने 2 स्टेजेस दी हैं पर 4 स्टेज भी दी हैं। अब जो डी ट्रिपल एस बी है ना, उसमें जो वो क्या बोलते सोर्स फॉलो करती है, लाइक एनआईएस वगैरह जो भी उनका सोर्सेज होंगे, एनआईएस में 2 स्टेज दी हुई है, इग्नू में 2 स्टेज दी हुई है। बट एक बार उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसकी जिसकी ऊपर मतलब हमें 3 स्टेजेस की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो एक बार ये भी देख लो, अगर क्वेश्चन आए कि प्याज ने कितनी स्टेज दी, तो हमेशा 2 स्टेज ही मार्क करनी, ठीक है। पर एक थोड़ी सी एक अलग होती है ना एडवांस फॉर्म, वो भी देख लो, अगर आ जाए तो जरूर करके आना, ठीक है, जो कि अब की बार आई है, ठीक है। चलो 4 स्टेज दी, क्लियर। मेन वही 2 स्टेज याद रखना, बस लास्ट में एक बार इसके लिए देख लो। पहला है एनोमी, एनोमी या फिर प्री मोरल। क्या? प्री मोरल। 2 सेकंड रुकना, ठीक है। एनोमी आ गया, या फिर जिसे हम कहते हैं प्री मोरल, क्या कहेंगे? प्री मोरल। क्लियर है बात? दूसरा वही हेट्रोनोमी, बस इसको याद रख लेना, लिखवा रहा हूँ, ठीक है बस। और ऑटोनोमी। एनोमी और प्री मोरल 0 से 5 साल के लिए होता है, ठीक है। इसमें 0 से 5 साल के टाइम पे बिहेवियर ना मोरल होता है ना इमोरल होता है। 0 से 5 साल में हमें कुछ समझ नहीं होती, ना हमें मॉरल की समझ होती है ना हमें इमोरल की समझ होती है। बस हमें प्लेजर एंड पेन की समझ होती है कि जिस चीज में प्लेजर मिले वो मॉरल, और जिस चीज में पेन मिले वो इमोरल, ठीक है। तो एनोमी प्री मॉरल समझ आ गया कि जिस चीज में प्लेजर मिले वो चीज पे हम फोकस रहता है, वो चीज हम करते हैं, ठीक है। हेट्रोनोमी, हेट्रोनोमी की 2 चीज डिवाइड होती है, एक होती है अथॉरिटी, अथॉरिटी, अथॉरिटी जिसमें हमें ऊपर से अथॉरिटी मिलती है। लाइक हेट्रोनोमी तो हमारे पास ऊपर से कंट्रोल होते ही है, हमारे एक ऊपर अथॉरिटी होती है, ठीक है। इसमें इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिसिप्लिन ऑफ आर्टिफिशियल कॉन्सिक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन ऑफ आर्टिफिशियल कॉन्सिक्वेंस मतलब कि जिसमें हमें लगेगा कि कॉन्सिक्वेंस बड़े हो सकते हैं तो वो हम काम करेंगे ही नहीं, ठीक है। दूसरे होता है रेसिप्रोसिटी, ठीक है। रेसिप्रोसिटी मतलब कि अगर इसमें मतलब रेसिप्रोसिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा। तो रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ? रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का उल्टा। तो रेसिप्रोसिटी क्या होती है कि
अगर मैं इसको जोर के ये वाला मुक्का मार दिया, आगे वाला ये जोर के लगता है पता है आपको, तो ये मुक्का मार दिया तो मुझे तो मजा आएगा, पर अगर इसने मेरे को मार दिया यही सेम मुक्का, तो क्या मैं सह पाऊंगा? नहीं सह पाऊंगा, तो उसको नहीं मारना। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी होता है, वी शुड नॉट डू टू अदर्स व्हाट विल बी ऑफेंसिव फॉर अस। ठीक है, उसके बाद है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को कहाँ रुक गई वीडियो? ऑटोनॉमी को, ऑटोनॉमी को पियाजे ने कहा है इक्विटी स्टेज। क्या कहा है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर, जिसमें बच्चा फैक्ट्स पे नया ध्यान देते हुए खुद के हिसाब से फेयरनेस या जस्टिस चेक करेगा, क्या ये सही में चीज सही है फिर गलत। ठीक है, पूछ लेगा। ऑटोनॉमी स्टेज को हम क्या कहते हैं? इक्विटी स्टेज भी कहते हैं। रेसिप्रोसिटी क्या होती है? अथॉरिटी में हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिन ऑफ आर्टिफिशियल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो यही सारी चीजें पूछ लेगा। ये सारी चीजें मैंने सेम मेंशन कर रखी है, पढ़ लेना। ठीक है, ये जो पढ़ा दिया वही चीज लिखी हुई है। क्लियर होगी बात? तो अब दोस्तों हमारा जो ये चीज थी कौन सी, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट इन डेप्थ, क्लियर हो चुका है। अब आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। क्वेश्चंस निकाल लो कहीं से भी, सॉल्व कर लेना, जरूर होंगे, अभी हम लास्ट में करेंगे। अब हम चलते हैं कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कौन सी? कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। देखो, आप बस मेरी बात सुनना, थोड़ा सा बढ़ा दो। अब देखो, जब जीन पियाजे जी ने 1932 में दी थी, 1932 में जीन पियाजे ने जब ये थ्योरी दे दी, कौन सी? ये थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब इसी के इन्हीं काम को आगे बढ़ाते हुए कोहलबर्ग ने भी निकाली अपनी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, निकाली। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसी की तरह, इसकी तरह, प्याजे की तरह ही बच्चे बुलाए, बच्चे बुलाए। अब उनके सामने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन रखी, मतलब कि एक इमेजिनेटिव, जो कि असल में नहीं हुई हो, वो सिचुएशन रखी। ठीक है, रखी, रखी। इन्होंने 72 लड़कों को बुलाया। ठीक है, 72 लड़कों को बुलाया उन्होंने। अब उनके सामने एक हिंज डायलेमा रखा कि एक आदमी है जिसकी बीवी बीमार है, उसकी बीवी को कोई रेयर डिजीज है, उसकी पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है, बट उसके एक आसपास के वैज्ञानिक ने उसकी दवाई डेवलप कर ली। जितने रेट में वो दवाई बनती थी, लाइक 100 रुपए में बन रही है, बट उसने उसका 10 गुना 20 गुना दाम ज्यादा रखा। तो अगर वो 100 में बन रही है तो वो 1000 में बेच रहा था। ठीक है, पर अब उसने, बंदे ने, जिसकी भी बीमार थी, उसने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे पास अभी हाफ अमाउंट ही है, आप ले लीजिए। और वो उसने हाफ अमाउंट जो 500 रुपए वो भी उसने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों वगैरह से मांग के जमा किए थे। ले लीजिए, बाकी अमाउंट मैं आपको बाद में दे दूंगा। ठीक है, पर डॉक्टर नहीं मान। डॉक्टर कह रहा भाई ये फॉर्मूला मैंने डेवलप किया और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इससे रुपए कमाऊं। ठीक है, आखिरी में जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, आखिरकार उस बंदे ने रात में उसकी लेबोरेटरी में एंट्री करी, तोड़ के चोरी करके वो केमिकल लेके आए और आखिरकार उसकी बीवी ठीक हो गई। तो ये सिचुएशन कोहलबर्ग ने अपने उन 72 लड़कों के सामने रखी। क्लियर है बात? अब इसमें कोहलबर्ग का मेन एम ये नहीं था कि वो आंसर क्या दे रहा है, इसका मेन एम ये था कि वो रीजनिंग क्या लगा रहा है इस आंसर तक आने में। ठीक है, वो रीजनिंग क्या लगा रहा है इस आंसर तक आने में। क्लियर है बात? जैसे कि मैं बोलता हूँ कूड़ा फेंकना गलत बात है, तो कोहलबर्ग का दिमाग कूड़ा फेंकना गलत बात पे नहीं होगा, वो मेरे से रीजनिंग पूछेगा, बेटा आपने बोला ऐसा क्यों। मैं बोलूंगा अगर हम कूड़ा फेंकेंगे, प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट में इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से वो जमीनों में दब जाएगा, उसकी वजह से पेड़ नहीं उग पाएंगे, पेड़ नहीं उगेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, प्लास्टिक से गंदगी फैलती है पानी में, प्लास्टिक जाएगा तो वो सीवेज, कैनाल और नालियां बंद कर देगा, है ना। तो उस कोहलबर्ग का मतलब जो हम फाइनल आंसर दे रहे हैं उससे नहीं था, मैं उस आंसर के लिए रीजनिंग क्या लगा रहा हूं उससे था।
बात क्लियर, ये चीज, ठीक है। अब उसी के बेसिस पर जो कोहलबर्ग जी ने, उन्होंने इसके 3 लेवल बनाए, 3 लेवल, और उनको बांट दिया हर एक लेवल में 2 स्टेज, मतलब 3 लेवल और 6 स्टेज, ठीक है, ये चीज बनाई। अब चलते हैं इसमें वापस, ठीक है। ओ सॉरी, माय बैड। ठीक है, वो सारी चीजें लिखी हुई है जो मैं बता चुका ना, वही सारी चीजें लिखी हुई है, उसकी आप टेंशन मत लो। देखो, ये भी बात तुम क्या ये रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, ये बाद में बताऊंगा। वही चीज लिखी हुई है, एक्सटेंड कर दिया, हिंस डायलम बता दिया। 3 लेवल वो कौन कौन से होते हैं? 3 लेवल, ये आपको पता होगा। देखो, ये आपने सबने ना किसी ने सी टेट वगैरह में या फिर पढ़ रखे होंगे, है ना। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। ये 3 लेवल दिए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, कोलबर्ग एस्टेब्लिश दैट रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजन, कि जो डिसीजन आ रहा है उसके पीछे रीजनिंग क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? को 72 बॉयज बुलाए, ईच बॉय वाज गिवन 2 आवर इंटरव्यू, 2 आवर का इंटरव्यू दिया, 10 डायलामास दिए, ये उनमें से एक डायलामा था, उन 10 डायलामा से ये एक डायलामा था, ठीक है। और जो बॉयज थे वो 10 से 16 साल की उम्र के थे, जिसमें से 58 ऑफ whom were followed up to 20 years, मतलब कि एक बेसिकली उसने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी करी। 72 जो बंदे बुलाए वो 10 से 16 साल के बीच में थे, जिसमें से 58 बॉय, उसने 20 साल तक स्टडी किया, ठीक है। He found that reason tending to change as they grow older, ये प्याजे ने बोला था, ठीक है। अब आ जाओ प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में जो बच्चे की मोरालिटी होती है वो एक्सटर्नली कंट्रोल होती है, वो क्या होती है? एक्सटर्नली कंट्रोल्ड, ठीक है। इसकी 2 स्टेजेस, पहली ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और दूसरी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ये आपको पता होगा, देखो ये आपको पता होगा, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है, 2 स्टेजेस है, ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दूसरा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ये आपको पता है। बट अब आपने क्लास स्टार्ट ही तो इसलिए करी है कि इसमें कुछ नया पता लगे, कुछ नया पता लगे, ठीक है। पहला पता आपको पता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसमें इसमें बच्चा हर रूल फॉलो करेगा ताकि वो पनिशमेंट से बच सके, ठीक है। इसमें इस स्टेज में है, उसके लिए क्या बोलते हैं, रूल्स को फॉलो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि बेसिकली वो रूल्स को ओबे करेगा ताकि पनिशमेंट से बच सके, रूल्स को फॉलो करेगा ताकि पनिशमेंट से बच सके, पहली बात ये। दूसरा आता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, या फिर बोलूं मैं इंस्ट्रूमेंटल, ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, देखो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस का मतलब होता है पर्पस, मतलब कि हर काम में अपना मतलब निकलाए, अपना मतलब निकले, बस उससे मतलब होता है, मतलब कि टिट फॉर टैट। हर काम करने से पहले पूछोगे कि भाई अगर मैं ये काम करूंगा तो इससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। पुनीत द सुपरस्टार है ना, पुनीत द सुपरस्टार करता ना, अरे 2 सेकंड रुकना, Shit. ठीक है। तो इस स्टेज में बच्चा हर बार अपना फायदा ढूंढेगा, अपना इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, मतलब कि ये देखेगा कि अगर मैं इसमें काम करूं तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या फायदा। क्लियर है? चलो अब इन दोनों को ध्यान से देख लो, ये मैंने बता दिया।
देखो इस टाइम पे इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज में चाइल्ड बिगिन टू अडॉप्ट द व्यूज टॉट बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट, इसमें बच्चों को पता लग जाता है कि हर एक बंदे का अपना आउटलुक है चीजों के लिए, हर बंदे के पास अपने अलग अलग व्यूज हैं। इस टाइम पे बच्चा अभी भी ईगो सेंट्रिक जजमेंट देता है। पूछ लेगा ईगो सेंट्रिक जजमेंट कौन सी स्टेज पे होती है? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पे। एक्सचेंज ऑफ फेवर्स व्हाट इज इट फॉर मी, कि इस काम में मेरा क्या फायदा। ठीक है, चिल्ड्रंस एट दिस स्टेज आर नॉट मोटिवेटेड बाय फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट बट बाय पर्सनल एडवांटेज इन्वॉल्व। इसमें उनको फ्रेंडशिप से कुछ नहीं, अपना मतलब एडवांटेज। ठीक है, जैसे होता है ना बचपन में कि यार इसका बर्थडे आने वाला है, इसे दोस्ती चालू कर दो, या फिर मैम बोलती थी कि बच्चा इसके साथ कौन कौन जाएगा टॉफी बांटने, तो हम सारे हाथ खड़े करते थे, ये मैं क्यों, क्योंकि लगता था अभी तो एक टॉफी मिली है बट इसके साथ जाएंगे, क्या पता है दोस्त बन के दो तीन टॉफी और दे दे। ठीक है, हर चीज में अपना एडवांटेज। पेरेंट्स ऑफन रिकॉग्नाइज, ये पूछ लेंगे कि कौन सी स्टेज में पेरेंट्स ये बोलते हैं कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर, मतलब तुम मेरी पीठ हो जाओ मैं तुम्हारे को जाऊंगा। मतलब कि क्या इसका मतलब समझ गए ना, क्या कि जो काम मैं करूंगा वही तुम मेरे लिए कर देना, जो मैं फेवर कर रहा हूँ फेवर आप तुम्हें मुझे वापस लौटा देना। ठीक है, एट दिस स्टेज एन ऑफर रिवॉर्ड सच एज अलाउंस, जैसे फिर हम बचपन में कभी लड़ाई होती थी तो याद नहीं आते थे, यार तूने मैंने तेरे को क्या टॉफी नहीं खिलाई, फिर वो याद दिलाता था मैंने तेरे को क्या शॉर्पनर पेंसिल छीलने के लिए दी, फिर वो याद दिलाएगा अच्छा उस दिन रबड़ तो मैंने दी थी तेरे को, है ना, तो रबड़ बोलते हैं वो रबड़। ठीक है, तो रबड़ तो मैंने दी थी तेरे को, कह रहा फिर उस दिन मैंने तेरे को आया था लेस का एक चिप्स का पैकेट पैकेट लाया था, उस दिन मैंने तेरे को एक चिप्स लाया था, फिर वो अपने याद दिलाएगा। तो इस टाइम क्या कि अपने मतलब अगर तुम फेवर करोगे तो मैं, अगर तुम मतलब मैं फेवर कर रहा हूँ तुम्हें भी कोई फेवर करना पड़ेगा। ठीक है, रेसिप्रोसिटी उल्टा पता था, रेसिप्रोसिटी मतलब कि रेसिप्रोसिटी इज एक्सचेंज ऑफ थिंग्स विद ईच अदर पीपल इन ऑर्डर टू गेन अ म्यूचुअल बेनिफिट, कि एक दूसरे के लिए, मतलब अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तेरे को भी मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। यार कल मेरा ये होमवर्क कर ला, देखो ना मैं ये जो मेरा गेमिंग ये है ना, ये थोड़ा क्या बोलते हैं गेमिंग पीसी है, इसमें थोड़ा गेम खिलवा दूंगा। बच्चे बहुत करते हैं, बच्चे जो आपके घर में बच्चों को पता हुआ कि बेटा ये काम कर ले, फिर ना तेरे गेम खिलवा दूंगी मैं इस टीवी पे। रेसिप्रोसिटी, आपके चाहे तो काम हो, बच्चे के चाहता गेम खेले, तो दोनों का काम मिल जाएगा, तो ऐसी चीज दोनों का गेन हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन भी कहते हैं। इंटरपर्सनल मतलब दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन। इंटरपर्सनल पता लग गया, दो लोगों के बीच में। कॉन्कॉर्डेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट, इसमें बच्चा हर चीज का एग्रीमेंट करेगा कि इस टाइम में पहली बात तो काम नहीं करेगा, अगर काम करेगा मम्मी अगर मैं काम कर लूंगा तो मुझे खेलने दिन जान देना। ठीक है, हर चीज में एक एग्रीमेंट बनाएगा कि ताकि उससे उसका फायदा हो सके। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन बता दिया, यू डू दिस फॉर मी आई विल डू दैट फॉर यू, इसमें ये पूछता रहता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चीज क्या क्या पूछ जाएगी, एक तो पूछा जाएगा टिट फॉर टैट किसमें बोलते हैं, ईगो सेंट्रिक जजमेंट कौन सी स्टेज में होता है। ठीक है, व्हाट इज इन इट फॉर मी पूछेगा, उसके बाद ये पूछेगा यू विल स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच यूअर्स, ये पूछेगा कौन सी चीज में होता है। रेसिप्रोसिटी पूछेगा किसमें होता है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन पूछेगा किसमें होता है। ठीक है, ये पूछेगा यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डेट फॉर यू, किसमें पूछा किसमें होता है। ठीक है, इंडिविजुअल एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या होता है, इंटरपर्सनल क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। दूसरा नाम क्या होता है, इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन। कॉन्कॉर्डेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट, इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच में, जब दो लोगों के बीच में क्या बोलते हैं एग्रीमेंट बैठेगा तब ही ये चीज सक्सेसफुल होगी। क्लियर होगी बात। तो पहली प्री कन्वेंशनल में ये दो चीजें आती हैं, ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। आगे चलते हैं, कन्वेंशनल मोरालिटी। देखो ये चीज तो मोस्ट प्रोबेबली आप सबने पढ़ी होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही बता रहा हूँ, आपको पता ही होंगे। कन्वेंशनल मोरालिटी, इसमें क्या, कन्वेंशनल पारंपरिक, ठीक है, जैसे कि उसमें था
प्याजे वाले में। तो इसमें हम जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करी हम वैसा इसमें बिहेव करेंगे, कन्वेंशनल जो पारंपरिक सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है हम वैसी बिहेव करेंगे। पहला, गुड पर्सनल इंटर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड और बैड बॉय ओरिएंटेशन। इसमें हम हर वो काम करेंगे जिससे हम दूसरों की नजरों में सही या अच्छे बॉय अच्छी गर्ल दिख सके। ठीक है, हम कोई भी काम अगर सोसाइटी डिसअप्रूव करती है वो नहीं करेंगे, हम वही काम करेंगे जो हमारी सोसाइटी, जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारा एनवायरनमेंट एक्सेप्ट करता है वही काम करेंगे, ताकि हम दूसरों की नजरों में अच्छे दिख सके। पीपल एट दिस स्टेज ट्राई टू कंफर्म टू सोशल स्टैंडर्ड्स, दे आर रिसेप्टिव टू अप्रूवल और डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स एज इट रिफ्लेक्ट सोसाइटी। दे ट्राई टू बी, इसमें गुड बॉय और गुड गर्ल बनने का ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा होने में अच्छे ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, बिकॉज दे हैव लर्न दैट बीइंग रिगार्डेड एज गुड बेनिफिट्स देम। वही तो है, अगर एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक मनीष है और एक क्या बोलते हैं राहुल है। मनीष पढ़ने में अच्छा, मनीष गुड है आपकी नजरों में और राहुल बैड है। तो अगर आगे से या फिर पीछे से, मतलब सॉरी, आपके स्कूल वाले कोई सामान देते हैं और एक चीज एक्स्ट्रा बच जाती है, तो आप किसको दोगे? मनीष को तो दोगे, मनीष को दोगे ना। तो ये चीज है। ठीक है, दे जज द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन बाय इवेल्युएटिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ऑन देयर रिलेशनशिप विद अदर्स विच इंक्लूड्स क्वालिटीज लाइक रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। कि वो मोरालिटी को जज करते हैं कि इस एक्शन से उनके रिलेशनशिप में क्या फर्क पड़ सकता है, बस ये चीज क्लियर है बात। और कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि इस एक्शन से हमारे रिलेशनशिप के बीच में क्या कौन सा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ठीक है, लॉ अगला आता है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। इसमें बच्चा सोसाइटी के जितने भी बनाए हुए रूल्स हैं वो सारे फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि इसे लगता है कि अगर मैं रूल फॉलो नहीं करूंगा तो सोसाइटी शायद चल ना पाए। ठीक है, people understand that it is important to obey rules and social conventions because they are important in proper functioning of the society. clear बात। each person becomes more aware of the impact of everyone's action on others and focuses now on their own role. इसमें बच्चा अपने इम्पैक्ट जो अपना उसका सोसाइटी में है उसके बारे में मोर अवेयर हो जाता है। ठीक है, और सारे रूल्स को फॉलो करता है। मोस्ट एक्टिव, ये बहुत जरूरी है भाई, मोस्ट एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी रिमेन एट दिस स्टेज। पूछ लेगा कि मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी कौन सी कोलबर्ग की स्टेज पर रहते हैं, तो कौन सी फोर्थ स्टेज, लॉ एंड मॉडर और ऑर्डर मोरालिटी। ठीक है, वेयर मोरालिटी स्टिल प्रीडोमिनेटली डिक्टेटेड बाय द आउटर फोर्स। इसमें अभी भी मोरालिटी क्या होती है? आउटर फोर्स से। ठीक है, मतलब कि हेट्रोनोमस मोरालिटी। क्लियर है बात। अब आती है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें बच्चा खुद के कंसाइज, खुद की फीलिंग्स, खुद के लिए सोचते हुए और दूसरों का पर्सपेक्टिव भी सोचते हुए मॉरल डिसीजंस को सही या गलत में तोलता है। एट दिस स्टेज मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स ओन पर्सपेक्टिव विच मे बी प्रेफर्ड ओवर सोसाइटी व्यू। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल मतलब सोसाइटल, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक गुड रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक गुड रिलेशनशिप, ओरिएंटेशन एक व्यू। ठीक है, द वर्ल्ड इज व्यू एज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, राइट एंड वैल्यूज बाय अ पर्सन। इसमें बच्चे को ये ढंग से बिल्कुल पता लग जाता है कि हर पर्सन, देखो पता उसमें भी लगता है, किसमें? जो हमने ऊपर बात करी, कौन से वाला था, इंडिविजुअल एक्सचेंज वाला, इसमें है ना, पता है इसमें भी लगता है। पर इसमें अभी भी उसके पास ईगो सेंट्रिक जजमेंट होता है, तो वो अभी भी इतना उभर के नहीं आता। बट इस वाले में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में बच्चे को पता लग जाता है कि सबके पास डिफरेंट ओपिनियंस हैं, राइट्स हैं, वैल्यूज हैं और सबकी अपनी अपनी क्या बोलते हैं एक सोच है। तो सबको वो एक्सेप्ट तो नहीं करता, बट हाँ एक्सेप्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स, सोसाइटी मेंबर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं और मेरे सामने राहुल है,
मैं अगर किसी बात के ऊपर बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर कोई फॉर एग्जांपल बिल पास हुआ तो मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई ये सही हुआ है, बट राहुल बोल रहा है गलत हुआ है। अब अगर हम अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में होंगे तो हम एक दूसरे के व्यूज को समझेंगे, एक बैठ के आराम से डिस्कस करेंगे और इससे हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इस टाइम पे नहीं होंगे, हमारे पास ईगो सेंट्रिक जजमेंट होगी, तो हम एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, मुक्के मुक्के टेक देंगे, ठीक है। ये चीज होगी। तो लिखा हुआ है रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स सोसाइटी मेंबर्स स्ट्रेंथन हो जाता है। लॉज आर रिगार्डेड एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉज को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉज को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है कि वो जो सोसाइटी ने एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, ठीक है। एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है कि भाई इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम इनको रिजिड नहीं समझते, इनको फ्लेक्सिबल समझते हैं। पीपल बिगेन टू अकाउंट फॉर डिफरिंग वैल्यूज ओपिनियंस एंड बिलीफ्स, ये तो हमने देख ही लिया। अ सोसाइटी दैट रन स्मूथली डज नॉट नेसेसरली अपहोल्ड देयर डिजायर्ड प्रिंसिपल्स। हियर मेन गोल इज टू कीप अ सोसाइटी फंक्शनिंग एट ऑल कॉस्ट। इसमें क्या है कि जरूरी नहीं कि यार हम रूल फॉलो करें। अगर मुझे एक इमरजेंसी है और मुझे हॉस्पिटल जाना है तो जरूरी नहीं कि मैं रेड लाइट पे रुकूं, कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे? अगर आपको लग रहा है कि आपके हॉस्पिटल में आपके कोई रिलेटिव हैं और आपको एकदम से रिपोर्ट करना हॉस्पिटल में, आप गाड़ी लेके निकलोगे तो क्या आप वेट करोगे रेड लाइट का? नहीं करोगे ना। समझ रहे हो ये चीज? अब आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ये लास्ट स्टेज है, 6th स्टेज है। इन सबके भाई नाम याद रखना, ठीक है। ये आती है पोस्ट कन्वेंशनल में। इसमें क्या होता है? जर्नल यूनिवर्सल मॉरल्स एंड एथिक्स आर यूज्ड एज बेसलाइन फॉर व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। कि जो जर्नल यूनिवर्सल मॉरल्स है ना, कि मॉरल क्या है? पहला कि एनवायरनमेंट साफ रहना चाहिए, एनवायरनमेंट साफ रहना चाहिए, ये एक आपका यूनिवर्सल मॉरल है। तो अब जरूरी नहीं कि आप कूड़ा कूड़ादान में फेंकें। अगर आपको पता है कि मेरे पास एक केले का छिलका है और ये यहाँ पे ग्रीनरी इलाका है, अगर मैं पार्क में घूम रहा हूँ और मेरे पास एक केले का छिलका है तो जरूरी नहीं कि उसको डस्टबिन में डालूं। अगर मैं उसको वहीं पे किसी कोने में डाल दूंगा या फिर और कहीं आसपास ही डाल दूंगा तो मुझे पता है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये थोड़े दिन में डिग्रेड होके इधर ही एक अच्छी खाद बना देगा। तो डस्टबिन में से डालने से अच्छा मैं इससे ज्यादा केयर कर पाऊंगा। समझ गए? तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाला है बंदा, ये सोचेगा, वो इस टाइम सोचेगा कि यार केले को मैं डस्टबिन में डाल दूंगा तो शायद इस केले से जो इस अभी जिस एनवायरमेंट में घूम रहा हूँ उसको ज्यादा फायदा हुआ, तो वो वहां डाल देगा। समझ रहे हो? ठीक है। और कहीं कभी कभी इस बार देयर आर ऑफन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट दैट कैन नॉट बी क्लियरली डिफाइंड और ओनली आउटलाइन। तो ऐसी काफी सारी चीजें होती है जो आप सिर्फ क्लियरली डिफाइन ही कर सकते हैं, ठीक है। लॉज आर ओनली वैलिड, कि लॉज जब भी वैलिड हैं जब वो जस्टिफाइड हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी तक ये था कि जो गाड़ी वाली ड्राइवर सीट है उसको सीट बेल्ट लगानी है, जस्टिफाइड। साइड वाला है उसको भी सीट बेल्ट लगानी, जस्टिफाइड। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो क्या बोलते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पीछे वाले बंदे जो पीछे बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट लगानी है। तो इसलिए अब काफी सारे क्या बोलते हैं बंदों को ये दिक्कत हो रही है कि यार जस्टिफाइड नहीं है ये। समझ रहे हो कि हम सीट बेल्ट लगा रहे हैं पर पीछे वाले क्या करेंगे? समझ रहे हो? तो ये चीज बोली गई है। वेरी फ्यू पीपल रीच एट दिस स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। पीपल एट दिस स्टेज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ मॉरल गाइडलाइंस व्हिच मे और मे नॉट फिट द लॉ। तो इस टाइम पे बहुत ही, एक पहली बात तो बहुत ही 0.11% लोग पहुंचते हैं और पहुंच भी जाते हैं तो उनके इस टाइम पे वो एक खुद की सेट ऑफ गाइडलाइंस बना लेते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये समझने का था, याद करने का बता दिया क्या था। टिट फॉर इसमें था मेनली। ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट समझ गए, जिसमें वो पनिशमेंट को इग्नोर करेगा। इंडिविजुअल एक्सचेंज को समझ के ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट में कई एग्जांपल देख लो। अगर आपने बोल दिया कि बेटा काम करके लाइए वरना बहुत पिटाई होगी, तो काम करके लाएगा, पनिशमेंट को इग्नोर करेगा। क्लियर होगी बात? इंडिविजुअल एक्सचेंज आपको समझ आ गया। ये सारी चीजें हमने सब बात कर ली है। गुड। देखो जो ये वाली चीज है ना, एज वाली, ये कहीं पे ना एज सच मेंशन नहीं है कि कोलबर्ग ने दी हो, ये हमने अपने हिसाब से बनाई हुई है, ठीक है।
तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगी, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। और ऐसे कोई फिक्स नहीं है, एक बस रेंज से याद कर लेना, ठीक है। ये सारा हमने कर लिया, ये मैंने काटा हुआ है, देखना ये मैंने काटा हुआ है, तो इसको लिख मत लेना, ठीक है। ओके क्लियर, ये आपने पढ़ा हुआ था। प्रॉब्लम क्या क्या आई, पहली बात जो उसने डायलेमा दी वो आर्टिफिशियल थे। दूसरी क्या प्रॉब्लम आई कि बच्चे 10 से 16 साल की उम्र के थे जिन्होंने मैरिज भी नहीं की, और उनको डायलेमा दे दिया मैरिज वाला कि उसकी बीवी बीमार है, ठीक है। तीसरी क्या आई कि सैंपल बायस था। बायस कैसे कि 72 के 72 लड़के बुलाए थे, और वो शिकागो है ना, अलग अलग कल्चर के नहीं बुलाए। और चौथा, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करी इंस्टेड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च नहीं करी। देखो वो लिखा जरूर हुआ है कि वहां पे उसने 58 बच्चों के ऊपर 20 साल तक करी, बट एट द एंड इसको हमने क्रॉस सेक्शनल रिसर्च बोला है, ठीक है, क्योंकि पूरी स्टडी तो क्रॉस सेक्शनल नहीं हुई ना, ठीक है। तो इसने क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करी इंस्टेड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ये इसके ड्रॉबैक्स है। कैरोल गिलगिल ने भी उसकी इस थ्योरी का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म किया। उसके बाद उसने फिर से अपनी एक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी कराई, ठीक है। उसने क्या बोला कि पहली बात तो जो ये चीजें हैं ये जेंडर बाइज्ड हैं। कैरोल गिलगिल, बहुत नाम सुनोगे, याद लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखो, कोलबर्ग बिलीव दैट वुमेन टेंडेड टू रिमेन एट थर्ड स्टेज, कि वुमेन कौन सी स्टेज पे रहेंगी, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन वाली ऑफ मोरल डेवलपमेंट, बिकॉज दे प्लेस अ स्ट्रॉन्गर एम्फोसिस ऑन थिंग्स सच एज सोशल रिलेशनशिप एंड वेलफेयर। आपको पता है कि लड़कियां एक रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छी होती है, ठीक है। वेयर एज बॉयज आर मोर ऑफन फाउंड एट स्टेज 4। तो सवाल पूछ लेंगे कि गर्ल्स जनरली किस स्टेज पे पाई जाती है, तो स्टेज 3, और बॉयज जनरली किस स्टेज पे पाई जाते हैं, तो स्टेज 4। ये स्टेज 5 और स्टेज 6 तक बहुत ही कम लोग आ पाते हैं। क्लियर होगी बात। अब आ जाओ, अब देखो कोहलबर्ग ने जब ये चीजें दी ना, तो उसने कुछ क्राइटेरियाज हैं वो उसकी जो थ्योरी है उसने फॉलो किए, ठीक है। वो देख लो, अब ये पेपर में आएगा, याद कर लो। देखो क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, क्वालिटेटिव, क्वालिटी डिफरेंसेस, इसका मतलब ये है कि जो उसकी स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, स्टेज 5 है, स्टेज 6 है, ये चारों की छह एकदम एक दूसरे से क्वालिटी के रूप से अलग हैं। इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। ईच स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम द वन अनदर, ठीक है। इन चीजों के नाम याद रखना। क्वालिटेटिव, देखो जिस हिसाब से समझा रहा हूँ ना वैसे समझ लो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वालिटेटिव डिफरेंस मतलब क्वालिटी का कोई भी डिफरेंस नहीं, क्वालिटी के डिफरेंसेस हैं, मतलब कि एक स्टेज दूसरी स्टेज से बिल्कुल अलग है। स्ट्रक्चर्ड होल्स, स्ट्रक्चर्ड मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, होल्स मतलब पूरे, मतलब कि हर स्टेज अपने आप में पूरी है और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड होल्स अपने आप में पूरी है, पूरी का मतलब, स्ट्रक्चर्ड का मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से है, एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से है, अपने आप में पूरी है। और अपने आप में पूरी है तो मतलब किसी दूसरी स्टेज पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है तो ऑर्गेनाइज तो होगी ही, ठीक है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ थॉट्स, दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल आर कंसिस्टेंट इन देयर लेवल ऑफ जजमेंट, अपने आप में पूरी है। स्टेज आर नॉट आइसोलेटेड, स्टेज आर नॉट आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि स्टेज ना अपने आप में पूरी है, स्टेज आर नॉट आइसोलेटेड, ठीक है। स्टेज आर नॉट आइसोलेटेड का मतलब कि स्टेज अपने आप में पूरी है और अगली स्टेज इससे अगली आएगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड होल्स, ये सवाल आता है कि किस में बोला हुआ स्टेज आर नॉट आइसोलेटेड, दे आर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ थॉट, स्ट्रक्चर्ड होल्स। क्लियर है बात। अब आ जाओ ये नीचे। अगला है इनवेरिएंट सीक्वेंस। इनवेरिएंट सीक्वेंस, इनवेरिएंट होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो इनवेरिएंट सीक्वेंस मतलब इस सीक्वेंस को बदला नहीं जा सकता। जो मूवमेंट है स्टेज की वो हमेशा स्टेज 1 2 3 4 5 6 ऐसी ही होगी, आप कभी भी बीच में एंटर नहीं कर सकते, है ना। और स्टेजेस कभी भी स्किप नहीं की जा सकती, सिंपल दीजिए। स्टेज कैन नॉट बी स्किप्ड, देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेज कैन नॉट बी स्किप्ड, मूवमेंट इज ऑलवेज फॉरवर्ड अंडर ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट ट्रॉमा, ठीक है। कि स्टेजेस को आप
ये दिख भी रहा है आपको, देखो कि स्टेजेस को आप स्किप नहीं कर सकते, हमेशा आपको स्टेज 1 2 3 4 5 6 जाना पड़ेगा, ठीक है। और स्किप नहीं हो सकती अंडर ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट ट्रॉमा, अगर आप ट्रॉमा ना हो तभी, वरना तो आपको ही स्टेज जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ अगला, हिरार्किक, लगा क्यों नहीं, ठीक है। हिरार्किक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, जोड़ना। हिरार्की क्या होती है, जैसे आपसे ऊपर दादा के नीचे आपके पापा, पापा के नीचे आप, आपके बेटे, हिरार्की, ठीक है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 इस चीज में, तो ये होती है हिरार्की। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो यही बोला हुआ है कि जो चीज आपने स्टेज 1 में सीखी है, आप स्टेज 2 में भूल नहीं जाओगे, स्टेज 2 में भी वो स्टेज 1 जुड़ जाएगी। स्टेज 3 में आने के बाद आप स्टेज 1 और स्टेज 2 नहीं भूलोगे, वो स्टेज 1 और स्टेज 2 भी स्टेज 3 में जुड़ जाएगी, सिंपल चीज। तो यही लिखा हुआ है, पीपल डू नॉट लूज इंसाइट गेन्ड एट अर्लियर स्टेज बट इंटीग्रेट देम इनटू न्यू स्टेज, ठीक है। जो उन्होंने सीखा है पहले उन्हें भूलते नहीं है, बट उन्हें नई स्टेज में एड ऑन कर देते हैं, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ हिरार्किक इंटीग्रेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्यों क्यों, बिकॉज इट enables him to explain the direction of his sequence। इसी की वजह से जो कोहलबर्ग साहब है वो अपने स्टेजेस की डायरेक्शन को दिखा पाए, ठीक है, हिरार्किक इंटीग्रेशन की वजह से ही। क्लियर बात, चलो आगे आ जाओ। यूनिवर्सल सीक्वेंस, यूनिवर्सल सीक्वेंस का मतलब ये है कि जो ये स्टेज सीक्वेंस है, ये चेक बंदा किसी भी कास्ट, किसी भी कल्चर, किसी भी रेस, किसी भी क्रीड, किसी भी सेक्स या फिर किसी भी जाति का हो, उसके लिए यूनिवर्सल चीजें सबके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। स्टेजेस रेफर्स टू नॉट स्पेसिफिक बिलीव्स बट टू अंडरलाइंग मोड्स ऑफ रीजनिंग। स्टेजेस को कभी भी एक पर्टिकुलर बिलीफ ना समझे कि जो स्टेज 1 है लाइक ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, वो कोई बिलीफ या फिर वो कोई सोच नहीं है, वो एक अंडरलाइंग मोड ऑफ रीजनिंग है जिस टाइम पे बच्चा अप्लाई कर रहा है उसको, ठीक है। यूनिवर्सल सीक्वेंस में बताया गया कि सारी स्टेजेस हैं जो वो यूनिवर्सल है, चाहे वो बच्चा किसी भी कास्ट, किसी भी कल्चर, किसी भी क्रीड का हो। क्लियर है बात, एक बार और देख लेते हैं इसको। क्वालिटेटिव डिफरेंसेस मतलब हर स्टेज एक दूसरी स्टेज से क्वालिटी में अलग है। स्ट्रक्चर्ड होल्स मतलब अपने आप में पूरी है, ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ थॉट्स है, और स्टेजेस आइसोलेटेड नहीं है। इनवेरिएंट सीक्वेंस मतलब कि बच्चे बच्चे क्या करते हैं, इनवेरिएंट सीक्वेंस मतलब कि जो सीक्वेंस है इसको चेंज नहीं किया जा सकता, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज 5 और स्टेज 6 ऐसे चलेगी, ठीक है। हिरार्किक इंटीग्रेशन कि पीपल जो इनसाइट उन्होंने स्टेज 1 में गेन करी है वो स्टेज 2 में भूलते नहीं, उसको जुड़ती चली जाती है, और इसी की वजह से कोहलबर्ग ने क्या बोलते हैं डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया। और फिफ्थ, यूनिवर्सल सीक्वेंस कि ये सीक्वेंस चाहे बंदा किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी सेक्स का हो, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब हमारा जो ये है क्या बोलते हैं 1 घंटे 28 मिनट में कंप्लीट हो चुका है, मॉरल डेवलपमेंट प्याजे वाली और कोहलबर्ग वाली, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, अब एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्लियर है बच्चा, आ जाओ देखो तो एक बार रिव्यूइंग, चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, बताओ कौन सी है भाई। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, ये पी बाई क्यों सारे अच्छे अच्छे वही लाए हो। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कौन सा है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, है ना, ठीक है पहला। चलो इसमें से बताओ which of the following Kohlberg stage of moral development works best in two-person relationship with family members of close friends where one can make real efforts to get know the other feeds and needs and try to help। बताओ कौन सी है, अभी बात करी थी जिसमें बच्चे को, आदमी को, इंसान को सही में समझ आता है
कि उसके अलग अलग ओपिनियंस हैं, वो दूसरों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके रिलेशनशिप विद फैमिली, विद क्लोज फ्रेंड्स स्ट्रांग हो जाते हैं। कौन सा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला था ना, क्लियर? बहुत आसान था। अब आपसे मैक्सिमम सवाल हो जाएंगे। देखो अब ये तो जादू होता है यार, पता है दिक्कत प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यही आती है कि टीचर्स पढ़ा तो देते हैं, बट जो पेपर में सवाल आता है ना, वो सॉल्व नहीं हो पाता, वो बेसिक लेवल का सॉल्व हो पाता। ठीक है, तो इससे आपको अब देखना, आप मैक्सिमम क्या सारे के सारे सवाल कर पाओगे। जो भी कॉल बक, खासकर मुझे पता था ये छूटते होंगे, ये अब छूटेंगे नहीं। ठीक है, और अगर आपको ये जो हमारी पेडागोजी स्पेशल है वो ज्वाइन करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और बस यही है। ठीक है, अब देखो, बाय डैश कोहलबर्ग मेंट दैट स्टेजेस आर नॉट आइसोलेटेड, कि स्टेजेस आइसोलेटेड नहीं है, रिस्पॉन्सेज बट एक जनरल पैटर्न ऑफ थॉट है दैट कंसिस्टेंटली शोज अप अक्रॉस मेनी काइंड्स ऑफ इश्यूज। बताओ किसमें बोला गया? किसमें बोला गया कि स्टेजेस आइसोलेटेड नहीं है, स्टेजेस स्ट्रक्चर्ड है, स्टेजेस ऑर्गेनाइज्ड है, जर्नल पैटर्न ऑफ थॉट है। किसमें बोला गया है? स्ट्रक्चर्ड होल्स में। पढ़ा है अभी जस्ट, पढ़ा है ना? देखो ना, स्टेजेस आर नॉट आइसोलेटेड, ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ थॉट्स हैं, समझ रहे हो? तो कौन था? स्ट्रक्चर्ड होल्स। क्लियर होगी बात? चौथा देखो, about which of the following criteria that was met by Kohlberg stages of moral development? Kohlberg meant that people do not lose insight gained at earlier stage, but integrate them into new broader framework. इनमें से किन, इन दो में से किस क्राइटेरिया कोलबर्ग ने क्या बोलते हैं ये बोला है कि जो बच्चे हैं वो पिछली स्टेज पे सीखी हुई चीज को अगली स्टेज में भूलते नहीं है, बल्कि जोड़ते हुए जाते हैं। जोड़ते हुए जाते हैं मतलब इंटीग्रेशन, स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 में, स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 में। ये क्या होगा? हिरार्की, मतलब हिरार्किक इंटीग्रेशन। ओनली वन। आई बात समझ में? हो रही है ना? हो रही है कि नहीं हो रही? The concept of dash was very important for Kohlberg because it enabled him to explain the direction of his stage. बताओ, आई पढ़ा था कि स्टेज 1 की बात वो स्टेज 2 में नहीं भूलेगा, स्टेज 2 की बात स्टेज 3 में नहीं भूलेगा, जिसकी वजह से उसको डायरेक्शन फॉर्मेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत हेल्प हुई। देखो एक बार आपको ये चीज फिर से एक बार ढंग से एक्सप्लेन करूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3 नंबर हैं, 4, 5, 6, 8, 7, ये नंबर है। ठीक है, आपको पता है 4 आएगा, फिर 5 आएगा। क्यों? आपको कुछ पता 4 के अंदर 5 आएगा, क्योंकि आपको पता 5 के अंदर 4 छुपा हुआ है। ठीक है, तो वैसे जब वो स्टेज 1 उसने स्टेज 2 निकाली, उसने अलग अलग उसके सामने अलग लगाई होंगी, उसको पहले थोड़ी पता होगा कि स्टेज 1 पहले ही आएगी। बस उसने ये देखा कि ये जो स्टेज, ये वाली स्टेज है कौन सी? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन वाली, इसमें पहली छुपी हुई है, जिसकी वजह से इसने इसको फर्स्ट रख दिया, फिर सेकंड, फिर वैसे वैसे इसने अलग अलग रख दिए। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? अभी भी पढ़ा है, hierarchic integration, because it help enable him to explain the direction of his stage sequence. ठीक है, तो hierarchic integration। बस 13 सवाल होते हैं, 13 सवाल होते हैं, सवाल करवाऊँ खत्म हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये देखो भाई कौन कौन से इसमें से कोलबर्ग ने क्राइटेरिया मीट करी, तीनों ही थी। ठीक है, छठा। सातवां, किस एज पे मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन कौन सी? ऑटोनॉमस मोरालिटी, कब से कब? 9 से 10 और उससे अल्टर। ठीक है, लिखा हुआ है। किसने मोरल डेवलपमेंट फर्स्ट दिखाया, मतलब मोरल, किस साइकोलॉजिस्ट ने मोरल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस पहला बताया? ठीक है, तो प्याजे ने। क्लियर है बात? जीन प्याजे ने कितने मोरल जजमेंट के स्टेजेस थे? तो याद रखना, 4 मत लिखना, 2 लिखना, हमेशा 2 लिखना। ठीक है, जो हमने 4 किए उसको ध्यान रखना। क्लियर है बात? अब बाकी देखो इसमें सवाल है, आप लोग कर लेना। क्लियर है बात? सारे आसान है। According to Piaget's moral development involves a shift from dash morality to dash morality. बताओ, heteronomous morality to autonomous morality। ठीक है, ठीक है,
तो देखो भाई सारे कर लेना और खास कर ये 17वां क्वेश्चन करना और मेरे पास भेजना, ठीक है। तो ये कर लेना, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है और बस यही था। कोल बढ़ा जाता हूँ, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों कोहलबर्ग हमने किया आज मोरल, और पियाजे मोरल डेवलपमेंट किया। इसके आप क्वेश्चंस करना जहां से भी आपको मिल पाए, ठीक है, जो भी आपके बुक हो, चाहे सरो हो, चाहे कोई भी बुक हो, या फिर पीवाईक्यू बेस्ट है, पीवाईक्यू करना जहां से भी आपको मिल पाए, ठीक है। चाहे वो सीटेट की हो, चाहे वो यूपीटेट की, कहीं के भी कर लेना, वो सारे के सारे हो जाएंगे। क्लियर है बात? इसमें जो 3-4 क्वेश्चन है वो भी देख लेना, या फिर कर ले, एक बार कर ले, 2 मिनट लगते हैं। 2 सेकंड देना। हम्म, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ऑफ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द इंडिविजुअल रिगार्ड्स राइट और रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ कंप्लाइंग विद द होप्स एंड विशेस ऑफ अदर। जिसमें हम सोचते हैं कि दूसरों के लिए, कि दूसरों को जो मैं काम कर रहा हूँ कुछ गलत ना लग जाए, तो कौन सा? गुड बॉय, बैड बॉय, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, तो स्टेज 3। 11वां, रजनी जजेस हर फ्रेंड एक्शन बेस्ड ऑन टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट कौन सा था, किसमें आया था बताओ? प्री कन्वेंशनल में। इंडिविजुअल एक्सचेंज, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। 1 घंटे 30-40 मिनट की, ठीक है। According to Kohlberg, a stage of moral development during which individual judge morality largely in terms of existing social norms और rules, कि जिसमें existing social norms और rules के बेसिस पर ही डिसाइड करे, ठीक है। तो कौन सा? कन्वेंशनल, पारंपरिक। According to theory of Lawrence Kohlberg, at which level is moral thinking based on taking initial perspective of the society? इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी किसमें? कन्वेंशनल, पारंपरिक भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग कौन सा आएगा? मॉरल रियलिज्म आएगा, मॉरल डायलेमा आएगा, या फिर मॉरल कॉपरेशन आएगा, या फिर मॉरल एक्शन आएगा? बताओ कौन सा आएगा? मॉरल डायलेमा, है ना। थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, तो मॉरल डायलेमा, ये अपना हो गया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का, विद रेफरेंस टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलप रीजनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मोरल रीजनर्स प्रिजर्व मोरालिटी इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू जस्ट प्रिंसिपल। मतलब कि जो मोरल रीजनर्स होते हैं वो मोरालिटी किसके बेसिस पे रखते हैं? जो प्रिंसिपल्स हमारी सोसाइटी में चलते आ रहे हैं, ठीक है, पहला सही है। दूसरा, हिज थ्योरी वाज फ्री फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये गलत है क्योंकि उसने बायस्ड सोर्स लिया था जो कि बॉयज का था, तो ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। ये 17 में आपको खुद करना है, आपको मेरे को आंसर बताना है, ठीक है। देखो एक सवाल और ये वाला बस एक लास्ट आ रखा है, जो हमने 4 स्टेज करी ना प्याजे वाली, इसमें पूछ रखा है, तो zoom कर दो। ठीक है, देखो इसमें पूछ रखा है, विद रेफरेंस टू प्याजे स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? हमने पढ़ा प्री मोरल 0 से 5, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हेटेरोनोमस, जो कि क्या था? 5 से 9, जिसे हम कहते हैं मॉरल रिलेशन, तो दोनों करेक्ट है ना। ये टेंडेंसी कौन से? शिफ्ट 3 मार्क है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। ये वाला भी होगा सही। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको पेडागोजी क्लासेस में ज्वाइन होना, स्पेशल क्लासेस जो हैं, अगर आपको ये क्लास पसंद आई, आपको लेवल ऑफ कंटेंट पसंद आया जो हमने कराया, या फिर पिछली क्लास का पसंद आया कॉल्व वाले का, वो आप दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, है ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन करिए और वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाए और ज्वाइन हो सकते हैं वहां से, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।